Hi everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to the Complete English. This is our class 9 of KVS PRT Tier 2 बैच एंड इसमें अब तक मैं 8 क्लासेस ले चुकी हूँ जिसमें हमने राइटिंग सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, तो आज से हम पैसेज स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जिसमें आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली. जो मोस्टली चीज़ें हैं मैं इसी में कवर करा दूंगी. लाइक आपका एक तो अनसीन पैसेज सोल्व कैसे करते, स्टेप्स क्या है पढ़ने के, उसको पढ़ते कैसे, स्किमिंग कैसे करते, ये सब चीज़ें. उसके बाद टोन ऑफ द पैसेज कैसे फाइंड की जाती है, टाइटल कैसे फाइंड किया जाता है, थीम कैसे फाइंड की जाती है, ये सब बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं. तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो यार, देख जाना बस एग्जाम से पहले. एंड कल की क्लास में बाकी के जो बची हुई चीज़ें हैं, इंटरफेरेंस हो गया, रियोटिकल डिवाइसेस हो गए, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. चलिए, मेरे साथ बोलो सभी. डियर गॉड, हेल्प अस स्टे फोकस्ड एंड पीसफुल. गिव अस द पेशेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी रीड एंड द विजडम टू लर्न समथिंग मीनिंगफुल टुडे. ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, हाउ टू सोल्व पैसेज या फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कुछ भी बोल लो. देखो, रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब ये नहीं कि बस फास्टली रीड करना है. इट्स अबाउट रीडिंग स्मार्टली. कैसे रीड करना है? स्मार्टली. इस स्मार्ट रीडिंग को मैं नाम देती हूँ स्किम करना. इट्स स्किमिंग. ठीक है, स्किम करना यानी कि स्किमिंग करना. उसके बेस पे आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए. बिकॉज आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैसेज में सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग फैक्टर रहता है वो टाइम का रहता है. तो हमें टाइम सेव करना, यही चैलेंज है. तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कम टाइम में कैसे पैसेज के सभी आंसर्स ढूंढ सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ टू डू स्किमिंग. ये स्किमिंग होता क्या है? सबसे पहली चीज़, स्किमिंग होता है काट छाट करना, जल्दी जल्दी से 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा ये सारा काम. ठीक है, कि आपने जो आंसर्स फाइंड करने हैं उसके लिए काट छाट कर ली. तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्किमिंग करने का? डायरेक्ट पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे. स्किमिंग ना लॉन्ग पैसेज में अप्लाई करनी होती है. बिकॉज शॉर्ट पैसेज लाइक 10 से 15 लाइन का अगर पैसेज है तो उसमें तो हर लाइन में एक आंसर मिल जाता है, ईजी होता है. तो लॉन्ग पैसेज में सबसे पहले क्या करना होता है? क्वेश्चंस पढ़ो. ठीक है, स्किमिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रीड क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस तुमने पढ़ लिए, ठीक है. इन क्वेश्चंस में जो पढ़ रहे हो तो एक कीवर्ड होता है, वो फाइंड करना है हमें. क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन के अंदर पूरा क्वेश्चन मतलब दिमाग में मत सेट करो, बस वो कीवर्ड पकड़ लो. अच्छा, इन्होंने इस चीज़ के बारे में, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन की बात की है, ग्लोबल वार्मिंग की बात की है, ऐसे कीवर्ड्स लिखते चले जाओ अपने रफ शीट में फटाफट. पहले में जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात कर दी, ऐसा कीवर्ड हमने फाइंड कर लिया. फिर थर्ड स्टेप, वही कीवर्ड पैसेज में स्किम करना है. अपनी नज़रों को ना ऐसे लेफ्ट टू राइट बहुत तेज़ी से ऐसे दौड़ाओ. फोकस होना चाहिए, जो कीवर्ड मैंने रफ शीट पे लिखे बस यही ढूंढने हैं, फालतू कुछ नहीं. ठीक है, जब एक ये होगा ना कि बस ये कीवर्ड ढूंढना है तो जल्दी जल्दी स्किम कर पाओगे. पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना होता है. हमें ऐसा मिसकंसेप्शन बनाया गया है ये बचपन से कि अच्छा पैसेज कर रहे हो बहुत डीपली, एकदम एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ो, आराम से पढ़ो तब होगा. यार इतना टाइम सीरियसली मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता है? अब आगे देखो, वैसे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3 स्टेप में ही, बट ये अलग से टिप दी जा रही है कि आपको जब स्किम कर रहे हो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है. आपको नाउन पे फोकस करते हुए स्किम करना है, वर्ब पे, टॉपिक और टोन पे, कि डिस्क्रिप्टिव टोन है या फिर वो सैड है, ऑटोबायोग्राफी बता रहा है, क्या चक्कर है उसका, मतलब कि वो टोन पकड़ते जाना है. ठीक है, स्किमिंग के टाइम इसका ध्यान रखना. अब बात आती है किन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है, वो भी सुन लो. डाटा, जो जैसे $25 ऐसे कोई ईयर हो गया, नंबर हो गया, कुछ लिखा हुआ है, इन चीज़ों को इग्नोर करना है बिल्कुल. कोई डिफिकल्ट वर्ड है, किसी का नाम है, इग्नोर करो, इसको कीवर्ड में मत रखना. ठीक है, सो दिस इज हाउ टू डू स्किमिंग. आई होप इट्स क्लियर. ये 5 स्टेप्स है. इसमें लास्ट में 2 टिप्स दी गई है कि कौन सी चीज़ आपको इग्नोर करनी है पैसेज में और कौन सी पढ़नी है. ऑल राइट, अब चलो इनको अप्लाई करके देखते हैं, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने बताई है. देखो, पहले तो ये पैसेज की लेंथ देख लो कितनी बड़ी है. ये बैंकिंग लेवल का पैसेज है. ठीक है, इधर 2 स्लाइड और एक और थर्ड स्लाइड, यहाँ जाकर के पैसेज खत्म हो रहा है. ठीक है, अच्छा खासा है एंड मतलब इतना इजी भी नहीं है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर है. मैंने इजी इसीलिए नहीं रखा क्योंकि इजी आप लोग कर लेते हो, उसमें दिक्कत नहीं होती, वो डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं ऐसे लाइन टू लाइन. तो मेन पर्पज है सीखना. ठीक है, इतने लॉन्ग पैसेज पे 10-10 मिनट नहीं लगानी होती है, हम इनको बहुत जल्दी ही 30 से लेके 60 सेकंड के अंदर सारा रीड कर लेंगे, सारा स्किम कर लेंगे. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या बताया था स्किम करने के लिए? क्वेश्चंस पढ़ना है एंड क्वेश्चन से कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं. तो चलो देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज एज ड्राइविंग क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। जो एग्जाम में मान लो आपका ये क्वेश्चन आ गया, पैसेज आ गया, तो आपको वहाँ पे एक रफ शीट मिलती है ना, उसमें ऐसे कीवर्ड लिखना है। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखना, इतना कुछ फैंसी नहीं लिखना है आपको, जस्ट आपको पता रहे क्या लिखा है, ठीक है। एक कीवर्ड सिलेक्ट हो गया। ये तो मैं ऐसे स्लाइड मुझे बार बार चेंज करनी पड़ रही है, ऐसे दिक्कत आ रही है। बाकी आप बहुत इजीली जब करोगे ना प्रैक्टिस और रफ शीट पे साथ साथ लिखते जाओगे, बहुत आसानी से कर लोगे। यहाँ से मैंने ऑयल एंड गैस कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन एमर्जिंग, ठीक है। यहाँ पे व्हाट ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड की बात हो रही है। हल्का हल्का ना इसके ऑप्शंस भी देख लेने हैं हमें, जैसे हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन का कीवर्ड देख रहे हैं, उसके साथ साथ ना ऑप्शंस देख लो थोड़े थोड़े कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो वही सब हमें पैसेज में ढूंढना है, पैसेज पूरा नहीं पढ़ना होता है। अब ये तो चलो छोड़ो इसको। तो इसमें क्या बात हो रही है, ग्रोथ इज फॉलिंग कॉस्ट, एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये 7 क्वेश्चंस रखे हैं हमने। चलिए अब दोबारा से आ जाओ पैसेज पे। अब फटाफट स्किम करके दिखाते हैं, 30 सेकंड के अंदर स्किम करेंगे, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल आंखें ना ऐसे लेफ्ट टू राइट जानी चाहिए कि क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। क्लीन एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लीन एनर्जी क्या होता है, जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब होते हैं, ठीक है। वो उसकी अमाउंट डबल हो गई है, ओके, इम्प्रूव हो रही है, कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। एंड ये जो अभी 22 ट्रिलियन बिलियन, ये जो कुछ भी है, इनको इग्नोर करना है। पहले भी मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी टिप में कि इनको, इन पे ध्यान ही नहीं देना। रिसेंट ट्रेंड्स, ये तो कीवर्ड था, अभी क्वेश्चन में देखा व्हाट ट्रेंड्स, ठीक है, ये हम पकड़ लेंगे यहाँ से कीवर्ड। और क्लीन एनर्जी एक कीवर्ड था, ठीक है, ओके। आगे नीचे देखते हैं, बस सब में ओवरऑल ये 200 बिलियन वगैरह सब इग्नोर कर देंगे। तो इस एक पैराग्राफ से, पूरा पैसेज नहीं हुआ, ये एक पैराग्राफ हुआ है, इस पैराग्राफ से कंक्लूजन क्या निकल गया है आपका? 30 सेकंड के अंदर आपने क्या स्किम किया? मैंने स्किम किया क्लीन एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, और रिसेंट ट्रेंड्स। मैंने यहाँ से 2 चीज़ें स्किम कर ली कि कॉस्ट घट रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। अब आ जाओ सेकेंड पैराग्राफ पे, इसको स्किम करते हैं। ग्लोबल एनर्जी, फिर से वही, एनर्जी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, हाई कैपिटल कॉस्ट इट बर्डन्स, ठीक है, ये वाला एक कीवर्ड है, ओके। आगे देखते हैं, इग्नोर करो बड़े बड़े टफ नेम को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपका भी, 7th क्वेश्चन था। कीवर्ड स्किम कर लो, ठीक है, बस 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 हो गया, कुछ ऐसा खास यहाँ से मिला नहीं है। इस पैसेज का पर्पस भी क्लीन एनर्जी बढ़ रही है उसी पर रहा है, और वो फॉलिंग कॉस्ट पे रहा है, क्लियर। कैपिटल कॉस्ट हाई हो गई है, ऐसे ऐसे एनर्जी इनिशिएटिव्स में। एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न, ये वही है कीवर्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 7th, क्लियर। अब आ जाओ थर्ड पैराग्राफ पे, इसमें क्या मिल रहा है हमें, ओके। इसमें से सच कुछ, हाँ, ऑयल एंड गैस, इसके बेस पे था ना 1-2 क्वेश्चन, ये कीवर्ड मिल गया, और बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। एक ये रिमेन मार्जिनल, ये एक कीवर्ड देखा था ऑप्शन का, ठीक है। हाँ जी, स्किमिंग डन हो चुकी है। पैसेज काफ़ी पढ़ा लिया है मैंने, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लग गया। आपका पैसेज इतना आएगा जैसे एक स्लाइड, तो इसमें 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगा है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज एज ड्राइविंग क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। चलिए देखो, जो कॉस्ट है टेक्नोलॉजीज़ की वो घट रही है, बिल्कुल पहली पैसेज की दूसरी लाइन में ही था ये चीज़, तो कि कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, ग्रोथ बढ़ रही है। एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न, वहाँ भी हाईलाइट करके आए हैं कीवर्ड। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, ये भी होता है। कंपटीशन अमंग मेजर इकोनॉमिक्स इन क्लीन, बिल्कुल कंपटीशन है। लेकिन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कॉस्ट बढ़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो द आंसर विल बी ई। According to the passage, how do clean energy investments by oil and gas companies compare to their overall capital expenditure? अब देखो, दे मेकअप द मेजोरिटी हो रही है, हाफ हो रही है, मार्जिनल शेयर हो रहा है, या फिर सरपास्ड हो रही है। सरपास्ड होता है क्रॉस करना है, जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रॉस कर रही है फॉसिल फ्यूल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इनमें से अभी मैंने वहाँ पे एक सेकेंड, ये हाँ,
एक कीवर्ड हाईलाइट किया था लास्ट थर्ड पैसेज में, पैराग्राफ में सॉरी, रिमेन मार्जिनल। ऑयल एंड गैस की बात हो रही है कि वो मार्जिनल है ना, यानी कि मेजोरिटी में नहीं आएगा, हाफ भी नहीं आएगा, डबल भी नहीं आएगा, क्या आएगा, मार्जिनल शेयर। दे रिप्रेजेंट ए मार्जिनल शेयर ऑफ देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्लियर? नाउ थर्ड, व्हाट चैलेंज इज हाईलाइटेड फॉर क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन एमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स? कौन सा चैलेंज, व्हाट चैलेंज? ठीक है, देखो लिमिटेड डिमांड ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। लास्ट में देखो ये एब्सेंस ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन, इसकी कोई एब्सेंस नहीं है। जब भाई कंपटीशन है तो ग्लोबलाइजेशन तो होगा ही, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये भी नहीं हो सकता कि ओवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एक्सपोर्ट, इनके पास तो और भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज की कमी थोड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा इनसफिशिएंट फंडिंग, क्योंकि हमने कीवर्ड किया था कि हाई कॉस्ट। अभी दिखाती हूँ, इसमें सेकंड पैराग्राफ में थी वो चीज़, है ना, ये रही, हाँ मिल गई। कंट्रीज बर्डन बाय हाई कैपिटल कॉस्ट फॉर क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, क्लीन एनर्जी के इनिशिएटिव में हाई कॉस्ट लग रही है, तो फंडिंग की दिक्कत थी, यही चैलेंज था। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट ट्रेंड regarding coal investment is noted in the passage and how does it compare to recent developments in clean energy investment? What trend? ये एग्जैक्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखी थी, जिसमें मेंशन किया गया है कि जो कॉयल इन्वेस्टमेंट है वो नोटेबल लेवल्स पे है। अर्ली 20s के बाद में कॉयल कैपेसिटी हाई नहीं देखी गई, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है फर्स्ट पैराग्राफ में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो जाएंगे, इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जैक्ट लाइंस वहाँ पे लिखी हुई है, सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द अपोजिट ऑफ रेजिलियंस का बताना है। तो देखो रेजिलियंस होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रोंग होना, ठीक है, स्ट्रोंग बोल लो या स्ट्रेंथ बोल लो। अब इसका अपोजिट बताना है, यानी कि वीकनेस। देखो फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड बना है फोर्ट से, फोर्ट मतलब किला, किला मजबूत होता है, तो फोर्टिट्यूड होता है स्ट्रोंग होना, स्ट्रेंथ होना, तो ये तो सिनोनियम हो गया। टेनासिटी, ये वर्ड DSSB के इंग्लिश सेक्शनल हमने किए थे PYQ सीरीज, उसमें मेंशन था और मैंने बहुत अच्छे से निमोनिक्स की हेल्प से याद भी कराया था, तो ये पता होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है डेटर्मिनेशन, ठीक है। अब बच गई ये तीन, इन तीनों का मतलब सेम होता है, दैट इज वीकनेस। वल्नरेबिलिटी और जो ससेप्टिबिलिटी है ना, ये हम किसी ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। एक वल्नरेबिलिटी, एक होता है ससेप्टिबिलिटी और एक और वर्ड होता है प्रोन। इन तीनों का यूज़ हम किसी इंसान की किसी वीकनेस को सिग्निफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम किसी इंसान के लिए इन सब वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी के लिए कर रहे हैं, तो फ्रेजिलिटी हो जाएगा करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है, दैट इज यूज्ड इन द पैसेज। विच रिप्रेजेंट्स ओनली वंस ऑफ परसिस्टेंट इम्बैलेंसेस। अच्छा ये एक लाइन दे दी इन्होंने, तो ये बताना है कि इम्बैलेंसेस का मीनिंग, मतलब कि एक तो इम्बैलेंस क्या नेगेटिव वाइब दे रहा है, बैलेंस पॉजिटिव वाइब होती है। इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक मतलब उसका मतलब होता है इक्वल होना, सेम होना, पॉजिटिव वाइब इसका अपोजिट हो गया। होमो, होमो भी एक, होमो का रूट वर्ड होता है सेम। कॉन्ग्रुएंस मैथ्स में पढ़ी होगी, कॉन्ग्रुएंसी उसका मतलब ये होता है सेम सेम, और पैरिटीज मतलब कि इक्वालिटी, ठीक है, तो इसमें भी सेम, इन सब का मतलब सेम ही आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क्रेपेंसीज। दिस इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द इम्बैलेंसेस, ठीक है, होप इट्स क्लियर। चलिए 7th क्वेश्चन देखो, द ग्रोथ इज डैश बाय फॉलिंग कॉस्ट, एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। कीमत घट रही है, एनर्जी सिक्योरिटी और पॉलिसीज आ रही है, उससे तो क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। पॉलिसीज से ग्रोथ बढ़ती है, सिक्योरिटी कंसर्न से ग्रोथ बढ़ती है, कीमत कम कर दोगे तो ग्रोथ बढ़ेगी। इस क्वेश्चन में आपको सेंटेंस की सेंस जाननी थी कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो इसकी सेंस ये कह रही है कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न और पॉलिसीज और ऐसे कीमतों में मतलब गिरावट आई है तो ग्रोथ होगी, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो अब हमें ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली पैसेज में वही मीनिंग ढूंढना है जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, ग्रोथ को बढ़ाने में। जैसे अंडरपिन्ड का मतलब होता है सपोर्टेड, और प्रोपेल्ड का मतलब होता है कि पुश करना, आगे की तरफ धकेलना, एक फॉरवर्ड करना, प्रोपेल्ड।
अंडरमाइन यहाँ पे अपोजिट हो जाता है अंडरपिन का, इसका मतलब होता है कि रिड्यूस कर देना, ठीक है, पीछे खींच लेना, रिड्यूस करना, ऐसे ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। सो आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड बी। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व अ पैसेज। अब आपसे केवीएस के एग्जाम में पैसेज में ही ये पूछा जाएगा कि इस पैसेज की टोन कैसी है। तो चलिए अब हम सीखते हैं टोन ऑफ द पैसेज। टोन का मतलब होता है राइटर का मूड, राइटर का मूड, राइटर का एटीट्यूड। जैसे आप अपने फ्रेंड्स से, बेस्ट फ्रेंड से ऐसे बात करते हो तो आपको पता चल जाता है ना कि आज वो दुखी है, आज वो खुश है, और आज वो गुस्से में है, आज वो बहुत ज़्यादा सरकास्टिक हो रही है, पता नहीं टोन मार रही थी, इस टाइप की बातें। हमें कैसे पता चला वो कैसे रिएक्ट कर रही है? हाव भाव से ना। तो टोन का मतलब भी वही होता है, हाव भाव। हाव भाव को हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में एटीट्यूड, कि राइटर का मूड कैसा है, राइटर का एटीट्यूड कैसा है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। जिस फीलिंग के साथ राइटर लिखता है वही उसका टोन होता है। सो टोन मीन्स हम बोल सकते हैं कि राइटर्स बोल लो, ऑथर्स बोल लो, राइटर्स इमोशंस, हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये सब इमोशंस है ना। तो राइटर्स के इमोशंस समझने हैं। दैट मीन्स कि ये टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो समझने का टॉपिक है, फिर भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैम टोन नहीं समझ में आ रही, टोन कैसे फाइंड करें, इसमें हर बार स्किप करके आते हैं। सो लेट्स फील द टोन्स। ओके, अब हम एक एक करके समझेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी टोन्स है जो आपसे पूछी जाती है। इसमें सब एग्जाम्स की टोन्स कवर होगी। सबसे पहली टोन होती है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? होप, होपफुल, यानी कि जिसमें ऑथर होप दिखाता है। अभी हमने पीवाईक्यू सीरीज की थी, उसमें आई थिंक सेट 7 या 8 था, जिसमें हमने एक पैसेज किया था, उसकी टोन पूछी गई थी। और उस पैसेज में वो पैसेज था वुमेन्स की एजुकेशन को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। तो ऑथर ने उसमें लास्ट में होप दे रखी थी, जब मैंने बताया था कि इसमें ऑप्टिमिस्टिक टोन है। आई होप जिसने मेरी पीवाईक्यू सीरीज फॉलो की वो समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हैं यहाँ से। सबसे पहले एकदम प्रायोरिटी ऑर्डर में ही कराऊंगी, जो उनसे ज्यादा आती है उसी को रखेंगे पहले। सो ऑप्टिमिस्टिक यानी कि जिसमें आशा दिखाई जाए, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव हो, सोच दिखाता है कि ऑथर की सोच कैसी है, होपफुल है, नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। नो मैटर हाउ डार्क इट इज, नो मैटर हाउ डार्क इट इज नाउ, द सन विल शाइन अगेन, द सन विल शाइन अगेन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सो कोई टेंशन मत लेना। आप देखो, चाहे कितना भी अंधेरा है, सन विल शाइन अगेन, सूरज दोबारा चमकेगा। इससे पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, अभी डिप्रेस्ड सिचुएशन है, बट आपका कमबैक अच्छा होगा, होप दे रहा है ना। एक पॉजिटिव अप्रोच है ना ये, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसी अप्रोच है ना। तो ऐसे में हम ऑप्टिमिस्टिक टोन मार्क करेंगे, ठीक है। सो कीवर्ड ध्यान रखना, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होप, और ये एक पॉजिटिव टोन है। चलिए अब हम नेक्स्ट टोन की बात कर लेते हैं। सेकेंड टोन है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक का एकदम अपोजिट होता है। जैसे वो पॉजिटिव टोन थी तो ये नेगेटिव टोन होती है, ठीक है। इसमें होपलेस हो जाता है इंसान, जैसे उसमें होपफुल थे, इसमें आप क्या हो जाते हो? होपलेस हो जाते हो। नथिंग सीम्स टू गेट फार बेटर, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि बार बार कोई फेल हो रहा है एंड उसकी थिंकिंग, उसकी अप्रोच एकदम पेसिमिस्टिक हो चुकी है कि आप उसको कितना भी समझा लो अपने फ्रेंड को, वो नहीं सुनने वाला, उसको पता है ये फेलियर उसने इतना फील कर लिया कि वो फेल ही होगा। तो इसको बोलेंगे हम पेसिमिस्टिक टोन, यानी कि पेसिमिस्टिक अप्रोच। उसका जो नजरिया है ना देखने का, वो कैसा हो गया कि भाई अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, नथिंग सीम्स टू गेट बेटर, मुझे ऐसे हालात लग रहे हैं कि कुछ भी अब अच्छा नहीं होगा। तो सबसे इजी थे ये ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, और बहुत बार रिपीट होते हैं डीएसएसबी में। ये अभी हमने किया है जो पीवाईक्यू सीरीज में 11 से 12 सेट हमने किए थे जेल वार्डर के, उसमें ये टोन्स पूछी गई थी भर भर के। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, थर्ड की। थर्ड है क्रिटिकल। क्रिटिकल अप्रोच, क्रिटिकल टोन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एसएससी में, ठीक है। इसका मतलब हम सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं क्रिटिकल से। क्रिटिकल मीन्स बस फैक्चुअल चीजें होगी, ज्यादा डिटेल में है तो दैट मीन्स क्रिटिकल है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मिसकंसेप्शन है। क्रिटिकल का मतलब होता है गलतियां ढूंढना, फाइंडिंग फॉल्ट्स, फाइंडिंग मिस्टेक्स, ठीक है। आप गलतियां ढूंढ रहे हो किसी में, वो क्रिटिकल है। यानी कि एक तरीके से ये बोल सकते हैं हम, एक वर्ड होता है ना क्रिटिसिज्म, आलोचना करना। तो राइटर यहाँ पे निंदा करता है, ठीक है, वो कमियां ढूंढता है, कमी निकालता है। जैसे कि मैं बोल दूं कि द प्लान साउंड्स ग्रेट बट इट्स फुल ऑफ प्रैक्टिकल फ्लॉज,
ठीक है, अगर मुझे किसी को नीचा दिखाना है, किसी की बुराई करनी है, तो इस टाइप के टोन हम क्रिटिकल यूज़ करते हैं। क्रिटिकल का मतलब डिटेल फैक्चुअल नहीं होता है, ध्यान रखना। इससे मिसकंसेप्शन क्रिएट मत किया करो। चलो, नेक्स्ट 4th टोन है ह्यूमरस। ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है? फनी। हाँ जी, जोक्युलर। ह्यूमरस का मतलब होता है फनी टोन। ऐसी बातें जिनको सुन के हंसी आए आपको, ठीक है। एक जैसे कि माई अलार्म क्लॉक एंड आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप। अब आपको ये लगेगा कि मैंने कितनी अलग टोन में बोला है, मैंने कोई हंसी तो हो नहीं मैं बोलते टाइम, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये टोन कौन सी थी? मैंने तो बहुत कामनेस के साथ बोल दिया ये चीज़ कि भाई माई अलार्म क्लॉक एंड आई हैव लव हेट रिलेशनशिप। अब आपको कैसे समझ में आएगा ह्यूमरस? आपको यही तो अंडरस्टैंडिंग है, यही तो इमोशन समझने की बातें हैं, क्योंकि वे जो इमोशंस है, जब इंसान के आपको इमोशन समझने होते हैं कि वो खुश है, उदास है, रो रहा है, ठीक है, गुस्से में है, ये सब तो हम देख पाते हैं, वी कैन सी इट, और देख के हम पता लगा लेते हैं, इट्स ईजी, ये हमें ईजी लगता है। लेकिन वहीं अगर आपके सामने एक पैसेज दे दिया जाता है और उसमें टोन पूछी जाती है, तो हम देख नहीं सकते, इसमें इसमें कुछ विजुअल्स नहीं है, इसमें वर्ड्स है, तो वर्ड्स के हिडन मीनिंग ही समझने होते हैं। यही टास्क है, यही चैलेंज है बस। तो जैसे वर्ड है, सेंटेंस है, माई अलार्म क्लॉक एंड आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप। ठीक है, अब सीधी सीधी बात है यार, कैसी फनी बात कर रहे हो, आपकी अलार्म क्लॉक और मेरे में क्या है? लव और हेट रिलेशनशिप है ना, यानी कि उसको अलार्म लगाना भी है, फिर उससे इरिटेशन भी होती है, काइंड ऑफ इस तरीके की बातें हो रही है। तो ये एक ह्यूमरस, सेंस ऑफ ह्यूमर की बात की जा रही है, हमें इन वर्ड्स का हिडन मीनिंग बताना था कि कोई फैक्चुअल बात तो है नहीं, ऐसा तो रियलिटी में कुछ होता नहीं है। आई होप आप समझ पाए होगे क्या समझा रही हूँ मैं। एक सेकेंड, चलिए अब हम बात करते हैं नैरेटिव टोन। ये भी बहुत बार पूछी जाती है। नैरेटिव होती है नरेट करना, नैरेटर क्या करता है? स्टोरी नैरेट करता है, स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलिंग। टोन यानी कि इसमें राइटर क्या करेगा? जनरली ये चीजें बताएगा कि मैं उठा, फिर मैं घूमने चला गया, फिर मुझे वहां पे एक बच्चा मिला, वो रो रहा था, ठीक है, ऐसी चीजें, यानी कि वो कहानी सुना रहा है। जब आपको किसी पैसेज को पढ़ के लगे कि यार ये तो कहानी सुना रही है, तो एक स्टोरी बता रहा है, ठीक है, तो वहां पे होती है नैरेटिव टोन। ओके, इसके बाद इसमें टेस्ट भी होगा, तो ध्यान से सुनना, फिर उन क्वेश्चंस को करके देखना कि आप सारी टोन बता पा रहे हो या नहीं। नेक्स्ट है लॉडिट्री। लॉडिट्री का मतलब होता है प्रेज करना, प्रेजिंग वर्ड। प्रेज क्या होता है? तारीफ, प्रेजिंग टोन, ठीक है, किसी को अप्रिशिएट कर देना, प्रेज कर देना, यही होता है लॉडिट्री। फॉर एग्जाम्पल, हर हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी मेक हर एन इंस्पिरेशन। तो आप उसकी तारीफ कर रहे हो ना कि उसकी मेहनत रंग लाई है, उसकी ईमानदारी एक इंस्पिरेशन है। क्लियर? नेक्स्ट है एंग्री। क्या आपको ये वर्ड लिखा मिलेगा कहीं पर भी कि कौन से टोन ऑप्शन में एंग्री? बिल्कुल नहीं, ये एक रूट वर्ड है, इसकी जगह पे आपको लिखा मिलेगा इंडिग्नेंट। क्या मिलेगा? इंडिग्नेंट, और इसका मतलब एंग्री ही होता है, ठीक है, एकदम गुस्से की टोन जो होती है ना, गुस्से में, बहुत गुस्से में। कई बार भाई ऐसे टॉपिक्स भी है ढेर सारे। फॉर एग्जाम्पल कोई पैसेज है अबाउट रेप, तो रेप केसेस को जब डिस्क्राइब करे तो ऑथर में भी इंडिग्नेंट हो सकता है, गुस्से वाली टोन यूज कर सकता है ना, और भी बहुत चीजें हैं। तो जैसे कोई पानी वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस पर वाटर कंजर्वेशन का टॉपिक है पैसेज में, तो उस पर भी जो ऑथर है वो गुस्सा दिखा सकता है ना कि इट्स वेरी शेमफुल मैटर दैट पीपल स्टिल वेस्ट वाटर केयरलेसली, ऐसे बोल सकता है। तो हमें वो लाइन पढ़ के समझना है। अभी मैं बोल रही हूँ तो उससे समझ में आ रहा है कि मैम गुस्से में बोल रही है तो ये इंडिग्नेंट हो गई, नहीं भाई, आपको वर्ड्स के हिडन फीलिंग्स समझनी पड़ेगी। फीलिंग्स का टॉपिक है ये सारा का सारा। अगर एक बार फील कनेक्ट कर गए ना तो मजा आ जाएगा, और वो फील में कनेक्ट कराऊंगी। एंड तक बने रहना, सारी पूरी वीडियो देखना। एंड में जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना प्रैक्टिस, वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वहां से आपको और अच्छे से फील आएगी। नेक्स्ट है एनालिटिकल। कौन सी है? एनालिटिकल टोन। इसका मतलब होता है एकदम लॉजिक पर बेस्ड, लॉजिक एंड फैक्ट्स, बस कुछ एनालिटिकल डाटा वगैरह दे दिया उसको बोलेगी। जैसे कि डाटा शोज दैट 60% ऑफ स्टूडेंट प्रेफर ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन क्लास कितने बच्चे लेते हैं? 60%। ऐसा डाटा 2025 के अनुसार, या ऐसे ऐसे कुछ भी। इट मीन्स ये एक फैक्ट है, ये एक लॉजिक है, ये एक रिसर्च है, रिसर्च भी ऐड कर लो इसमें। एनालिटिकल का मतलब है एनालिसिस, तो लॉजिक, फैक्ट्स, रिसर्च में एनालिसिस हुआ है। समझ में आया? नेक्स्ट है डोगमेटिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोगमेटिक क्या होता है? एकदम कट्टर। कट्टर क्या होता है? एकदम रिजिड बिलीफ जिनके होते हैं, जो मतलब अपने ही बिलीफ को सब कुछ मानते हैं। रिजिड बिलीफ टोन, ये यही सही तरीका है
अब जैसे मैं डॉगमेटिक हो जाऊं कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वही सही तरीका है भाई, इसके अलावा कोई तरीका, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसे जरूरी तो नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे डॉगमेटिक टोन में बात करते हैं एंड विच इज रॉन्ग। सो ये एक नेगेटिव सेंस है। जब आपको पैसेज पढ़ के नेगेटिव वाइब आए तो वहां इस तरीके की लगा के देख लेना टोन्स, ठीक है। मतलब अपनी बात पे फाइनल स्टैंड है, अपनी बात पे अड़े रहना, उसको बोलते हैं हम डॉगमेटिक। नेक्स्ट है मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल टोन। ये तो आप बता दोगे, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, ठीक है, कि भाई गिव अप मत करो, एग्जाम पास में है, अब ऐसे सरेंडर करने का टाइम नहीं है, ठीक है। आप बहुत क्लोज हो अपने सिलेक्शन के, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, बस थोड़ा सा और पढ़ लो, अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ थोड़ा, कि बस मैं तो 10 मिनट पढ़ूंगा फिर मजे करूंगा, फिर और उसको बेवकूफ़ बनाओ कि और 15 मिनट पढ़ना है बस। इसको बोलते हैं मोटिवेशन इंस्पिरेशन। ऐसे टोन का अगर ऑथर सहारा ले रहा है तो ये मोटिवेशनल टोन है। ये एग्जाम में कम पूछी जाती है, ईजी ज्यादा है। अब एक होती है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? डाउटफुल टोन। किसी जब ऑथर डाउट दिखाता है, लाइक एक सेंटेंस है, कैन वी रियली बिलीव व्हाट पॉलिटिशियंस से। जो पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, एक मतलब उससे संदेह हो रहा है, ऑथर को डाउट हो रहा है, वो श्योर नहीं है। तो इस तरीके की जब आपको टोन मिलेगी तो वो स्केप्टिकल टोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है साइनिकल। साइनिकल बहुत नेगेटिव टोन होती है, किसी का मजाक उड़ाना, मॉकिंग, मॉकिंग टोन, ठीक है। एक इसको ये बोल सकते हैं कि डाउट तो है प्लस में सरकाजम ऐड हो जाता है इसमें, सरकास्टिक वे। जैसे कि पीपल हेल्प अदर्स ओनली फॉर द शो नॉट फ्रॉम द हर्ट, ठीक है। तो ये काफी साइनिकल बात हो गई ना, नेगेटिव हो गई, आप किसी का मजाक बना रहे हो कि ये लोग ना ऐसे ही मदद करते दिखाने के लिए, ऐसे दिल से नहीं करते इस टाइप की टोन। जब आपको पैसेज में इस टाइप की टोन मिलेगी तो उसको साइनिकल बोलेंगे। नेक्स्ट है विट्रियोलिक। इसको बोलते हैं वीटूपैरेटिव। ये बहुत ही बेकार टोन होती है, एकदम हार्श, एब्यूजिव टोन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एब्यूजिव का मतलब ये नहीं है कि भाई गाली गलोची हो इसमें, बट ऑथर के वर्ड्स काफी ज्यादा रूड हो, एंग्री वर्ड्स हो। एंग्री तो वो भी था, इंडिग्नेंट, लेकिन ये अलग तरीके से है। इसमें आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करोगे जैसे उसमें आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आप वर्ड्स गलत नहीं यूज करोगे। इसमें जैसे मैंने बोल दिया कि दीज लीडर्स आर फूल्स, तो आप किसी को मुंह पे फूल्स बोल रहे हो, मूर्ख बोल रहे हो, तो ये हो जाता है विट्रियोलिक, यानी कि एब्यूजिव टोन। तो जिस पैसेज में ऑथर इस टाइप के वर्ड्स का यूज कर दे, ये लीडर्स फूल्स है, इनको कुछ नहीं पता, हु नो नथिंग, हु नो नथिंग। अब मैंने बिल्कुल सामने बोल दिया कि भाई इन्हें कुछ नहीं पता, दे नो नथिंग, तो ये विट्रियोलिक टोन हो जाएगी ना, कि कैसे एब्यूजिव हार्श वर्ड्स का यूज कर रहे हो, रूड हो रहे हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सजेस्टिव। एक सेकेंड, सजेस्टिव टोन, लेकिन ये वर्ड बहुत कम दिखेगा आपको इसकी जगह पे डिडक्टिव। डिडक्टिक, इसका मतलब किसी को एडवाइस देना, सलाह देना। जैसे मैं आपको एडवाइस देती हूँ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है। इवन इफ नो वन इज वॉचिंग, अगर आपको कोई नहीं भी देख रहा है तो भी सच बोलो, किसी को नहीं पता तो भी सच बोलो। टीचिंग और एक तरीके से मोरल गिविंग टोन है ये, ठीक है। किसी को कुछ सिखाना, किसी को एडवाइस देना, किसी को सजेस्ट करना कुछ, तो उसके लिए हम इस टोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कमिसरेटिंग। इसका मतलब होता है एकदम सिंपैथेटिक टोन। सिंपैथेटिक मीन्स सैडनेस शो करना, सिंपैथी शो करना, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कमिसरेटिंग टोन। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट डीपली सॉरी फॉर द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर होम्स। जैसे फ्लड वगैरह में जिन्होंने अपने घर खो दिए, तो उनके लिए ऑथर लिख रहा है कि आई फेल्ट डीपली सॉरी। इसमें वो कर क्या रहा है, वो दुख व्यक्त कर रहा है ना, वो सिंपैथी व्यक्त कर रहे हैं ना उन फैमिली वालों को। तो ये कैसी टोन है? कमिसरेटिंग। चलिए आगे बात करते हैं इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रो मतलब अंदर, किसके अंदर? अपने अंदर, खुद के अंदर, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो आपको पता होगा, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांक कर जो देखता है, तो सेल्फ रिफ्लेक्टिव टोन होती है ये। यानी कि राइटर अपने अंदर झांक रहा है, वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, उसको कुछ रियलाइज हो रहा है खुद के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज माई फेलियर्स मेड मी स्ट्रॉन्गर। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है मेरे जितने भी फेलियर्स थे उन सब ने मुझे और मजबूत बनाया, ठीक है। सो ये थी हमारी टोन्स। अब मेन बात कि मैम इतनी सारी टोन बता दी, इसमें अलग क्या कर दिया आपने,
है ना, यही आया होगा ना मन में कि ये तो हम किसी बुक से भी पढ़ लेते, अब इसमें आपने हमारी हेल्प कैसे की। तो देखो बच्चों, मैं आपकी हेल्प के लिए एक चीज़ बता देती हूँ। अब हमने जो ये 15-16 टोन्स पढ़ी है ना, इनको कैटेगराइज करेंगे 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? और ऐसे ही याद रहेगी, 1 2 3। क्लियर? सबसे पहले पॉजिटिव टोन, ठीक है, एंड दूसरा है न्यूट्रल टोन, एंड तीसरा है नेगेटिव टोन। जब भी आपको पैसेज मिलेगा, आपका फोकस होना चाहिए कि पैसेज में वर्ड्स कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर उनका रूट वर्ड्स है कैको, ठीक है, या फिर मैले, कैको मैले, ये नेगेटिव टोन है। कैसी टोन है ये? नेगेटिव टोन है। और अगर उनके वर्ड्स में मिले बैने, कैली, ठीक है, ईयू, ये पॉजिटिव वर्ड्स है। अगर ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये रूट वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो टोन कैसी है? पॉजिटिव है। नेगेटिव आपको समझ में आ गया? रूट वर्ड से आइडेंटिफाई कर लोगे, न्यूट्रल न्यूट्रल ही होता है, जिसमें ना तो कुछ ऐसा जा रहा है बिल्कुल ही नेगेटिव साउंड कर रहा है, ना पॉजिटिव। ये चीज़ें कैसे समझ में आएगी? इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है बच्चे। अगर आप सोचते हो कि कोई भी एक वीडियो ऐसे देख जाएंगे और सब कुछ, देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ, जिनका एग्जाम पास है उनके लिए थ्योरी या नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, बट कंप्रीहेंशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। अब दूसरी चीज़, काम मैंने क्या आसान कर दिया आपका, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ऑप्टिमिस्टिक, मोटिवेशनल, लोडिट्री, ये होती है पॉजिटिव टोन्स। अगर पैसेज पॉजिटिव है और आपको ऑप्शंस में मिला है कि भाई नैरेटिव, एनालिटिकल, सजेस्टिव, क्रिटिकल, साइनिकल, विट्रियोलिक, और एक वर्ड मिल गया ऑप्टिमिस्टिक, तो पॉजिटिव वर्ड कौन सा है? ऑप्टिमिस्टिक। ऑब्वियसली यही आंसर होगा, और सारे गलत है। पूरा एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको रिसर्च करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। तो ये अप्रोच ऐसे काम करेगी। और कैसे पता चलेगा काम करेगी? यानी मॉक लगाओगे तब। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंग्लिश अगर वीक है तो दिन में 4-4 सेक्शनल मॉक दो, पैसेज करो अच्छे से, यही प्रैक्टिस है। बिकॉज आप एक दिन में 10-10 पैसेज नहीं सोल्व कर सकते हो, बट आप एक दिन में 4 मॉक दे सकते हो, 3 दे लो, 2 दे लो, जैसे भी आपका बैलेंस हो पा रहा है दिन, उसको अच्छे से एनालाइज करो। अब न्यूट्रल होते हैं हमारे नैरेटिव, ठीक है, एनालिटिकल, इंट्रोस्पेक्टिव, सजेस्टिव, अगर कुछ सजेस्ट कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, एनालिसिस यानी कि फैक्ट्स वगैरह बता रहा है, स्टोरी बता रहा है, तो न्यूट्रल चीजें, ठीक है। और नेगेटिव कौन सी है? पैसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनियम। क्रिटिकल, क्रिटिकल में मैंने बताया था वो क्रिटिसिज्म करता है। साइनिकल, ठीक है, ये भी नेगेटिव है। एंग्री, इंडिग्नेंट, जिसके लिए वर्ड यूज किया था मैंने। विट्रियोलिक, ये वर्ड्स होते हैं नेगेटिव, ये टोन्स होती है नेगेटिव। तो अब मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया है। इससे आपकी कैसे हेल्प होगी, आपको ये सब देखना है कि अच्छा ये पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये नेगेटिव होता है, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो इससे आप एलिमिनेशन अप्रोच आराम से लगा पाओगे। यही इसका बेनिफिट है कि एलिमिनेट कर पाओगे आप चीजों को। क्लियर है? सो नाउ यू नो एवरी पैसेज हैज फीलिंग बिहाइंड द वर्ड्स। अब आपको अच्छे से पता है कि हर पैसेज के बाद क्या होता है, हर पैसेज में क्या छुपा होता है, फीलिंग्स छुपी होती है उस वर्ड की, ठीक है, कि भाई ऑथर खुश है, उदास है, गुस्सा है, या बस स्टोरी सुना रहा है, तो वही होती है टोन। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट। हाँ जी, हियर्स 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। अब आपको मेरे से पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सी टोन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द न्यू पार्क brings joy to everyone, children play happily and families enjoy peaceful evenings। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो पूरा पैसेज है ही नहीं, है ना, मन में आया होगा ना कि तो पैसेज ही नहीं है, आप कैसे करा रहे हो, ये तो एक लाइन उठा के दे दिया आपने, पेपर में तो पूरा पैसेज आएगा। बट जो टोन की प्रैक्टिस होती है ना, वो ऐसे ही की जाती है बच्चे, कि जो लाइन्स होती है उनमें अगर आप निकालना सीख गए ना, इतनी सारी टोन्स में से जो भी आपकी 14, 15, 16 टोन्स है, उसमें से आइडेंटिफाई करना सीख गए, लाइन्स में लगाना सीख गए, तो आपको उस पैसेज में ऐसी लाइन्स ही तो ढूंढनी है। आए समझ में? अब आप पीवाईक्यू के सारे पैसेजेस उठा के एक टोन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, बट अगर एक जगह आपको अलग अलग वेराइटी ऑफ टोन्स के सेंटेंस दे दिए जाए और वो आइडेंटिफाई करना आप सीख गए, तो फिर यही तो है टोन की प्रैक्टिस, और क्या बचेगा इसमें। क्लियर हुआ? एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो ये कौन से हो जाएगा बताओ? द न्यू पार्क ब्रिंग्स जॉय टू एवरीवन, जो नया पार्क है उससे सब खुश है, ठीक है, चिल्ड्रन वहाँ पे हैप्पीली खेल रहे हैं। तो एक चीज़ इतनी पहली लाइन से क्लियर होगी, पॉजिटिव टोन है। अब आपको क्या समझाया था, पॉजिटिव टोन कौन कौन सी होती है? ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगी, मोटिवेशनल हो जाएगी, है ना, यही चीज़ें बताई थी। फैमिलीज एंजॉय पीसफुल इवनिंग्स, तो जो पॉजिटिव टोन है, और पॉजिटिव टोन मैंने आपसे 2-3 ही बताई थी, अब आपका काम इजी हो गया। नेगेटिव टोन जो 3-4 थी वो सब छोड़ दो, एलिमिनेट। न्यूट्रल टोन जो थी, एनालिटिकल, क्रिटिकल, सब बंद, एकदम हटा दो सब कुछ। तो क्या बनेगा इसका? ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिव टोन है, ऑप्टिमिज्म है।
बिकॉज राइटर यहाँ पे प्रेज कर रहा है, वो हैप्पीनेस फैला रहा है, ठीक है। पैसेज नंबर 2, द सिटीज रोड्स आर फुल ऑफ पोट होल्स एंड द गवर्नमेंट डजंट केयर। पोट होल्स होते हैं गड्ढे, सड़क के बीच में जो गड्ढे हो जाते हैं, और गवर्नमेंट को बिल्कुल भी केयर नहीं है। ये क्या कर रहा है? क्या ये पैसेज पॉजिटिव है? अब भाई कमी निकाल दी ना कि सड़क पर गड्ढे है, पोट होल्स है और गवर्नमेंट को फिक्र वगैरह कुछ नहीं है, तो एकदम नेगेटिव है। हमें पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो टोन कैसी है? नेगेटिव है। राइटर यहाँ पे कर क्या रहा है? सरकार कोई फिक्र नहीं है, ये है वो है, फॉल्ट ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? फॉल्ट। एक अभी अभी हमने पीछे क्या था कि जब फाइंडिंग मिस्टेक्स, फाइंडिंग फॉल्ट्स, ये कौन सी टोन होती है? ये होती है क्रिटिकल। कौन सी टोन होती है? क्रिटिकल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताओ। लाइफ हैज बीन टफ लेटली बट आई नो गुड डेज आर कमिंग सून। ठीक है, लाइफ टफ होती है लेकिन उसको पता है कि अच्छे दिन भी आएंगे, जल्दी ही आएंगे। तो क्या दिखा रहा है? होप दिखा रहा है ना। होप के लिए क्या यूज होता है? ऑप्टिमिज्म। तो ये कौन सी टोन हो जाएंगी? ऑप्टिमिस्टिक। मतलब राइटर स्टिल बिलीव कर रहा है कि फ्यूचर अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो बेटर होगा। फोर्थ पैसेज देखो, आई टोल्ड यू माई मेथड इज द ओनली राइट वे टू डू दिस। अब यहाँ पे राइटर देखो कैसा हो गया कि मैंने तुम्हें बोला था कि मेरा ही मेथड अच्छा है, सिर्फ मेरा, ओनली राइट वे। इसको सोल्व करने का राइट वे क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेरा मेथड। कट्टरपंथी हो गया ना ये। और कट्टर के लिए मैंने क्या वर्ड यूज बताया था? डोगमेटिक। जहां पे राइटर कट्टर हो जाए, कट्टर यानी कि रिजिड हो जाए, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा ही नहीं, उनको मानेगा ही नहीं, वो बस अपने अपने ही समझेगा। नेक्स्ट है, इवन आफ्टर सो मेनी प्रोमिसेस नथिंग हैज चेंज्ड इन आवर एजुकेशन सिस्टम। अब ये तो नेगेटिव अप्रोच है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कुछ एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ ही नहीं रहा है इतने वादे करने के बाद भी। तो इसकी टोन हो जाएगी पैसिमिस्टिक, नेगेटिव। ठीक है, पैसिमिस्टिक। नेक्स्ट है, द टीचर वर्कड डे एंड नाइट टू हेल्प हर स्टूडेंट सक्सीड, हर एफर्ट्स ट्रूली डिजर्व प्रेज। ठीक है, अब इसमें आप कह रहे हो कि जो टीचर है वो दिन रात बच्चों की हेल्प करने के लिए, बच्चों को कामयाब बनाने के लिए काम करता है, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करता है। तो जो उसके एफर्ट्स है उनको प्रेज करना चाहिए। उनके एफर्ट्स क्या डिजर्व करते हैं? प्रेज। प्रेज मतलब कि अप्रिशिएट करो उन्हें, एप्रिशिएशन। तो ये कौन सी टोन लग रही है आपको? लोडेटरी। बिकॉज राइटर यहाँ पे एडमायर कर रहा है, किसी के एफर्ट्स को एडमायर कर रहा है, तो तारीफ कर रहा है उसकी। क्लियर है? 7 देखो, माई फोन बिट्रेड मी अगेन टूडे, स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल। अब इसमें बोला गया है कि जो फोन है, मेरे फोन ने धोखा दे दिया। सीरियसली ये मेटाफर नहीं लग रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। बट अगर ऑथर ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है, दैट मीन्स उसका ये सेंस ऑफ ह्यूमर है। क्या बताता है? सेंस ऑफ ह्यूमर। तो एक कौन सी टोन हो जाएगी? ह्यूमरिस्ट टोन हो जाएगी, जिसको आप जोक्युलर भी बोल सकते हो। जो भी आपका ऑप्शन में मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग लगा लेना। क्लियर है? नेक्स्ट है 8th पैसेज देखो, कैन वी रियली ट्रस्ट एवरीथिंग वी रीड ऑन सोशल मीडिया। जो भी सोशल मीडिया पे आता है, क्या हमें उस पर पढ़ के उन पर ट्रस्ट करना चाहिए? कैन वी रियली ट्रस्ट, क्या हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे राइटर कि भाई जो भी सोशल मीडिया पे सब कुछ है, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं? दैट मीन्स वो डाउट में है, करना चाहिए या नहीं चाहिए, डाउट में है। तो जब ऐसा पैसेज आता है डाउट वाला, तो उसमें क्या आ जाएगा? स्केप्टिकल। कौन सी टोन है ये? स्केप्टिकल टोन है। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट है, व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज माई फेलियर्स टॉट मी द बिगेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि माई फेलियर्स टॉट मी, जो मेरे फेलियर्स थे उन्होंने मुझे लाइफ का बिगेस्ट लेसन सिखाया है। कैसी टोन है? मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं रियलाइज करती हूँ। रियलाइज मतलब मैंने अपने अंदर झांक के देखा, मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया। क्या किया? इंट्रोस्पेक्ट। तो ये कौन सी टोन हो जाएगी? इंट्रोस्पेक्टिव, यानी कि रिफ्लेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं इसको। क्लियर है? अपने ही पास पे मैंने रिफ्लेक्ट किया। नेक्स्ट देखो, इट्स पेनफुल टू सी इनोसेंट पीपल लॉसिंग देयर होम्स इन द फ्लड। अब ये 10th का क्या आंसर होगा, ये मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा 9 में से आपके कितने ठीक हुए अपना स्कोर, अगर इसका भी आंसर दे दो ना, उसके नीचे 10 में से अपना स्कोर बताना कि आई स्कोर इतना, जितना भी आप स्कोर कर रहे हो। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। चलिए, अब तक हमने सीखा कि पैसेज सोल्व कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड फिर मैंने आपको सिखाया कि टोन कैसे फाइंड की जाती है। अब बारी है टाइटल ऑफ द पैसेज फाइंड करने की। कोई ही ऐसा पैसेज होगा जिससे ये क्वेश्चन ना बनाए एग्जामिनर कि टाइटल बता दो पैसेज का। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, इसको अब हम सीखने वाले हैं, एंड इसको मैं सिखाऊंगी चाय फॉर्मूला से। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइटल ऑफ द पैसेज। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। टाइटल इज बेसिकली अ सेंस। अ सेंस क्या होता है? दैट मीन्स कोर आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया
किसी भी पैसेज का इतनी लंबी चौड़ी जो कहानी लिखी हुई है उसको समराइज करना, ठीक है, उसको शॉर्ट में बताना। यानी कि टाइटल का मतलब क्या होता है, पूरे पैसेज का एक नाम, ठीक है। और मेन चीज़, टाइटल कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी लंबा नहीं होना चाहिए, और ड्रामेटिक ना हो, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा ही कुछ ऐसा फैंसी वर्ड्स टाइप। और एग्जाम्पल्स को टाइटल नहीं बनाया जा सकता, डेट्स को टाइटल नहीं बनाया जा सकता, इस टाइप की चीज़ें। फिर टाइटल हो क्या सकता है, टाइटल एक एसेंस होता है, कोर आइडिया होता है, काफ़ी शॉर्ट, एकदम टू द पॉइंट, मेन आइडिया पे बात करता है, एंड न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, दैट इज टाइटल। अब जैसे आप सोचो कि मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, तो थिएटर में जब जाते हो तो पोस्टर लगा होता है ना इतना बड़ा, उस पर हीरो भी होता है, हीरोइन भी होता है, विलन भी होते हैं, बैकग्राउंड भी होता है, एक्शंस भी होता है, सब कुछ होता है, एकदम ड्रामेटिक, है ना। फिर भी सब कुछ होने के बाद भी ऊपर बड़ा सा एक इतने बड़े फॉन्ट में एक नाम लिखा होता है, वो क्या होता है, टाइटल। अब एक मूवी में तो इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, फिर एक छोटा सा नाम कैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड कर लेते हैं, वो ही हमें वही स्ट्रेटेजी उनकी हमारे पैसेज में इंप्लीमेंट करनी है। जैसे एक मूवी का एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 3 इडियट्स मूवी थी, तो 3 इडियट्स मूवी का नाम 3 इडियट्स से क्यों लिखा, इंजीनियरिंग लाइफ भी तो लिख सकते थे वो लोग, 3 फ्रेंड्स भी तो लिख सकते थे वो लोग, ठीक है, सभी ने देखी होगी ना। या फिर उनके जो नाम थे फरहान, राजू, इनके नाम भी तो रख सकते हैं ना कि ये फ्रेंड्स, लेकिन ये फरहान, राजू क्या है, ये एग्जाम्पल्स है, ये रोल प्ले करने वाले हैं, ये सेंट्रल थीम नहीं डिस्क्राइब कर रहे नाम। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि एग्जाम्पल्स को हम कभी भी टाइटल नहीं बना सकते, ठीक है। और इंजीनियरिंग वो एक वे है, ये सेंट्रल आइडिया किस लिए नहीं बनाया है, क्योंकि वो चाहते थे एक्सप्लेन करना कि कोई भी फील्ड हो, इंजीनियरिंग जरूरी नहीं है, ठीक है, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई भी फील्ड हो, उनका मैसेज अलग था। अगर वो इंजीनियर रख देते ना तो मैसेज चेंज हो जाता, ठीक है। तो डायरेक्टर्स वगैरह भी इसी बेस पे टाइटल को सिलेक्ट करते हैं। और इसमें अब आप समझोगे मेरे चाय मेथड से, हाँ जी, टाइटल को फाइंड करना एकदम चाय बनाने जितना आसान काम है। अब चाय फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, देखो, अभी हमने डेफिनेशन में काफ़ी कुछ सीख लिया कि एक्चुअल में होता क्या है टाइटल में सेंट्रल आइडिया होता है, यानी कि कोर ऑफ द पैसेज। एक चीज़ मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब भी पैसेज पढ़ो ना, कोई भी पैसेज पढ़ लेना, और हाँ, पढ़ना एकदम ये नहीं है कि आप बिटवीन द लाइन्स जाके पढ़ोगे, स्किमिंग जो मैंने आपको सिखा रखी है फर्स्ट डे से, कंप्रीहेंशन के फर्स्ट डे से हम स्किमिंग करते आ रहे हैं, वही इसमें अप्लाई करोगे। उसके बाद जब कंप्लीटली आप पढ़ लोगे तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस पैसेज, मैंने क्या सीखा, मुझे क्या मैसेज मिला, मुझे क्या समझ में आया, ठीक है। जब आप अपने आप से हर पैसेज के बाद ये क्वेश्चन पूछ लोगे, ठीक है, तो आप पैसेज कभी भी गलत नहीं करोगे। ये क्वेश्चन पूछना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे आपको सेंट्रल आइडिया पता चल जाएगा कि पैसेज कहना क्या चाहता है। और ये कुछ चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना है कि जो भी एग्जाम्पल्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, डेट्स हो गए, ये हमें कभी भी टाइटल नहीं बनानी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको 3 इडियट्स का एग्जाम्पल दिया कि फरहान, राजू, ये सब क्यों नहीं बनाए उन्होंने टाइटल, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हैं, ये रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है, इनको नहीं बना सकते हैं। और कोई भी फैक्चुअल बात थी उसको भी नहीं बना सकते हैं, समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट है C फॉर सेंट्रल आइडिया, H फॉर हाइड एक्स्ट्रा डिटेल्स, A फॉर ऑथर्स इंटेंशन। आ गया ना टोन, जो मैं कह रही थी कि पहले टोन मैंने इसलिए कराया क्योंकि टोन का हम यूज करेंगे टाइटल निकालने में। टोन कैसे समझाई थी मैंने लास्ट लेक्चर में, कि भाई पूरा पैसेज स्किम करके हमें कुछ कुछ कीवर्ड्स पे फोकस करना है, जिससे हमें ऑथर की फील समझनी, इमोशन समझने, वो खुश है, दुखी है, गुस्सा है, क्या है, कैसे बात कर रहा है, वो उसका बिहेव कैसा है, हाव भाव देखने। तो वही है इस स्कीमिंग में भी, अगर आपको टाइटल फाइंड करना है तो हाव भाव मैटर करते हैं एलिमिनेशन अप्रोच लगाने में। हाँ जी, एलिमिनेशन में कैसे हेल्प करेंगे मैम, जैसे मान लो एक पैसेज है, मैंने एक पैसेज पढ़ा, ठीक है, उस पैसेज में सब कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, एंड मुझे बोल दिया गया है कि टाइटल बताओ, 4 ऑप्शंस थे, उसमें से 3 तो नेगेटिव मिल गए आपको, ठीक है, या फिर एक ऐसा मान लो कि जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है पैसेज से, वो कैरेक्टर ही नहीं है, और 2 में नेगेटिव आ गए, 1 में पॉजिटिव अप्रोच है। तो हमने क्या देखा पैसेज में, हमने पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ा, ना सेंट्रल थीम पता करी, टोन पता करी कि टोन तो पॉजिटिव है, यानी कि जो आंसर होगा टाइटल वो भी पॉजिटिव होगा, ये तो नेगेटिव वर्ड्स है। तो ऐसे ऑथर के इंटेंशंस, ऑथर क्या फील कर रहा है, ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम में टाइटल फाइंड करने में। नाउ नेक्स्ट, I फॉर इग्नोर फैंसी वर्ड्स। फैंसी वर्ड्स यानी कि जो एक्सट्रीम कीवर्ड्स होते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे यही गलती करते हैं कि उसी को समझ लेते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा वर्ड लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, सुना ही नहीं है, तो यही होगा। आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है।
ये था चाय फॉर्मूला। अगर इससे फॉलो करोगे ना तो 100% टाइटल सही होगा। और बाकी मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंप्रीहेंशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। अभी हम चीज़ों को समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना, वो क्या मिस्टेक करते हैं, एक सेकेंड, उनको एक तो फैंसी वर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जो अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं ना, अट्रैक्टिव वर्ड्स, इनको टाइटल बना देंगे, ठीक है। ये मिस्टेक कभी मत करना। और सेंट्रल थीम पे फोकस करना है। अब ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन करोगे ना तो मुझसे पहले आपको करके देखना है, ठीक है। सेंट्रल थीम होनी चाहिए। ये ड्रामेटिक वर्ड्स मत लेना, नो ड्रामा। टाइटल में कोई ड्रामा या ऐसा नो एग्जाम्पल्स, बच्चे एग्जाम्पल्स को बना देते हैं क्योंकि ज़्यादा एम्फेसाइज तो एग्जाम्पल पे होता है, उन कैरेक्टर्स पे एम्फेसाइज रहता है, तो एम्फेसाइज पे ज़्यादा समझ के, लेकिन हम ऑथर की फील नहीं समझ पाते। ऑथर की फील समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा टोन कैसी होनी चाहिए, मैंने आपको टोन सिखाया था लास्ट लेक्चर में, न्यूट्रल टोन होनी चाहिए पैसेज की, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स अपने। चलिए पहला देखो, रॉन्ग वर्सेस राइट टाइटल। कैसे डिसाइड करोगे कौन सा टाइटल रॉन्ग है और कौन सा राइट है? कौन सा लूँ? येलो ठीक रहेगा। पैसेज है, पहले पैसेज को पढ़ो। टेक्नोलॉजी हैज मेड कम्युनिकेशन फास्टर, इजियर एंड मोर कनेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन फास्ट कर दिया, इजी कर दिया, ओके। फ्रॉम ईमेल्स टू इंस्टेंट मैसेजिंग, डिजिटल टूल्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड हाउ पीपल शेयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओवरऑल इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। पैसेज स्किम करके मुझे ये समझ में आया कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या क्या हो गया, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सब हो गया, ठीक है। अब रॉन्ग टाइटल बच्चे कैसे चूज करेंगे हम यहीं पे देखेंगे। मान लो ये 3 आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं। डार्क साइड ऑफ स्मार्टफोन्स, आगे टोन बेस्ड, पहला ही एग्जांपल आपका टोन बेस्ड निकला। मैंने बार बार बोला था कि जो आपका पैसेज उसकी टोन पकड़ लो, टोन में तो सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। फास्ट कर दिया, इजी कर दिया, और वर्ल्ड कनेक्टेड हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस आ गई, इससे लोग इंफॉर्मेशन शेयर करने लगी। एवरीथिंग इन द पैसेज इज पॉजिटिव। एक्सेप्ट करते हो इस चीज को? डार्क साइड कौन सा वर्ड है? नेगेटिव। सोशल मीडिया एडिक्शन कौन सा वर्ड है? किसी चीज की लत, लत लत एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो जब ये दोनों नेगेटिव वर्ड है तो क्या ये हो सकते हैं? अब तो हमें ये भी दिमाग नहीं लगाना कि ये कह क्या रहा है, ये पूरा पढ़ने की भी नीड नहीं है। अगर टोन समझ गए पैसेज की, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, यही सबसे ज्यादा मेन है। पहले हमारा फोकस एग्जाम्पल, ये जो ऑप्शन है इसके एलिमिनेशन पे रहेगा हमेशा, ठीक है। तो भाई मुझे पता चल गया ना, तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है। हाँ, ये इम्पैक्ट ही तो है टेक्नोलॉजी की कि कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प हो रही है। इम्पैक्ट का मतलब देखो, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। इम्पैक्ट कैसा भी हो सकता है, तो ये एकदम न्यूट्रल है। न्यूट्रल है ना, मैंने ये बोला था कि टाइटल कैसा होना चाहिए, एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, पॉजिटिव ही आएगा। नाउ लेट्स अप्लाई चाय फॉर्मूला इन ऑल द पैसेजेस टू फाइंड देयर टाइटल। चलिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप स्किम, एज ऑलवेज स्किम। वैसे बहुत छोटा पैसेज है तो हम इसकी तीनों लाइन्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाय द वे, जब आपको मिलता है 10 से 15 लाइन का पैसेज है, इससे भी ज़्यादा, तब हमें स्किमिंग करनी होती है, वहाँ से कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं। तो चलो इसको पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ लैंड फार अवे, ठीक है, ये टाइटल नहीं हो सकता। साथ साथ चीज़ें समझ में आ रही है ना? चलो, देयर लिव्ड अ ब्रेव नाइट। अब यहाँ पे एक बात समझो, टाइटल का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो एडजेक्टिव से भी है। एडजेक्टिव से कैसे है? टाइटल वही तो होता है जो सेंट्रल आइडिया बताएगा। सेंट्रल आइडिया के लिए ऑथर क्या करेगा, उस चीज पे एम्फेसाइज करेगा, जोर डालेगा, है ना। और एडजेक्टिव क्या होता है? किसी की विशेषता, किसी की तारीफ। वो सिर्फ नाइट भी तो बोल सकता था, लेकिन उसने ब्रेव नाइट बोला है। इससे माइंड में क्लैरिटी ले आना कि अच्छा, नाइट की विशेषता बतानी पड़ गई, यानी कि नाइट को यहाँ पे रोल मिल गया है, यानी कि इसको एम्फेसिस किया जा रहा है। समझ पाए? तो टाइटल का बहुत ज्यादा, सॉरी, एडजेक्टिव का बहुत ज्यादा योगदान है टाइटल में। जहाँ पे किसी वर्ड का एडजेक्टिव मिल जाए तो समझ जाना वो सेंट्रल आइडिया हो सकता है, उस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेना। तो हमें यहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया मिल गया हमारा, दैट इज ब्रेव नाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हु, यानी कि इसके बारे में अभी और बातें हो रही है, सेंट्रल और ज्यादा आइडिया क्लियर कर रहा है। एम्बार्क्ड ऑन अ क्वेस्ट टू रेस्क्यू अ किडनैप्ड प्रिंसेस, ये कीवर्ड भी अच्छा है। फ्रॉम ए फियरसम ड्रैगन, फियरसम ड्रैगन। तो ये 3 कीवर्ड्स हमने यहाँ से उठाए हैं। अब इनको समझते हैं एग्जाम्पल्स, सॉरी, ऑप्शंस के थ्रू। सबसे पहली बात मैंने बताया था कि ये लाइन तो हो ही नहीं सकती,
और डिस्टेंट लैंड इसको तो कर दो स्किप। अब बचे 3, ठीक है। ड्रैगन लायर में भी कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि हाँ फियरसम ड्रैगन था, डेंजरस था, उससे ब्रेव नाइट ने प्रिंसेस को बचा लिया, ठीक है। लेकिन ड्रैगन का इतना क्या रोल है कि वो लायर है? कुछ नहीं है, ऐसे तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये भी एलिमिनेट। अब बचे हमारे पास 2। सबसे पहला है द नाइट्स एडवेंचर एंड अगला है प्रिंसेस इन पैरल। अब दोनों सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है, नाइट्स का एडवेंचर भी ठीक है और प्रिंसेस पैरल यानी कि डेंजर में थी, खतरे में थी, ये भी लिखी हुई बात। लेकिन अब कंफ्यूजन आती है कि मैम फिर दोनों हो सकते हैं और यही हमारे पेपर में गड़बड़ होती है। हम अपनी तरफ से अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से ही तो नहीं लगाना होता ना बच्चे, अपनी तरफ से मत लगाया करो। ऑथर की फील समझनी, किसकी फील समझनी है? ऑथर की। चाय फॉर्मूला क्या बोलता है? चाय फॉर्मूला बोलता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल हमने पता कर लिया कि ठीक है, एक नाइट था, ठीक है, उसने प्रिंसेस को बचाया, तो सेंट्रल आइडिया में 2 लोग आ रहे हैं हमारे पास, हीरो हीरोइन टाइप, एक नाइट है और एक प्रिंसेस है, ओके। अब H4 हाइड। हाइड कौन सी डिटेल्स? एग्जाम्पल, इसमें खैर एग्जाम्पल नहीं है बिकॉज ये छोटा पैसेज है, बट मैंने जैसे ये हाइड कर दिया, वंस अपॉन अ टाइम इन अ लैंड फार अवे, एक नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। फैक्ट, फैक्ट, एग्जाम्पल, इस टाइप की चीज़ें हम रिमूव कर देंगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप, चाय रूल में क्या आता है? ऑथर के इंटेंशन समझने हैं, ऑथर की फील समझनी है। अब हम इसी स्टेप पे लास्ट है, इग्नोर करना है किसको? फैंसी वर्ड्स को। फैंसी वर्ड्स जैसे ये एम्बार्क्ड हो गया, ठीक है, ये कभी भी हमारा टाइटल नहीं बन सकता। इस टाइप से मैंने ये चीज़ बताई थी कि फैंसी वर्ड्स को इग्नोर करना। अब बचता है ऑथर की फील समझनी। अगर ये तुम्हें समझ में आ गए तो टाइटल आपके लिए क्या हो जाएगा? एकदम चाय बनाने जितना आसान काम, ठीक है। तो ऑथर की फील समझते हैं। एक तो देखो प्रिंसेस का इन्होंने डिस्क्रिप्शन कम दिया। प्रिंसेस के बारे में क्या बताया कि हाँ ठीक है, वो किडनैप प्रिंसेस को रेस्क्यू किया, किसने किया? यहाँ पे डूअर को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है, जो काम करने वाला है। ये पैसिव है प्रिंसेस, एक्टिव कौन है? ब्रेव नाइट। अब हम ये देखेंगे ना, हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें। पहले तो इसका एडजेक्टिव बनाया, उसके बाद इसके बारे में और चीजें बताई। नाइट ने सबसे ज्यादा काम किया, इसको ब्रेव दिखाया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसने प्रिंसेस को बचाया है, किससे? फियरसम ड्रैगन से। तो सारा लिंक जा रहा है ब्रेव नाइट पे। अच्छा, प्रिंसेस क्या खतरे में नहीं थी? ये क्यों नहीं हुआ? बच्चे ठीक है, प्रिंसेस खतरे में थी, बट लाइन पढ़ो, लाइन में जो मीनिंग छुपा हुआ है वो ब्रेव नाइट को एम्फेसिस कर रहा है। ब्रेव नाइट की विशेषता क्यों बताई जा रही है? अगर वो प्रिंसेस खतरे में थी तो इसमें इतना ब्रेव नाइट को क्यों एक्सप्लेन किया इन्होंने कि हु एम्बार्क्ड ऑन द क्वेस्ट टू रेस्क्यू, वो रेस्क्यू करने के लिए वहां आया, ये बताने की क्या जरूरत थी? और किससे रेस्क्यू किया? अगर प्रिंसेस को एम्फेसिस किया होता तो प्रिंसेस का वो बताते कि ऐसी थी वैसी थी, एडजेक्टिव बताते, उसकी विशेषताएं बताते, तब हम मान सकते थे कि अगर वो सारा डिस्क्रिप्शन इसका दे देते। बट इन्होंने डिस्क्रिप्शन किसका दे दिया? नाइट का दे दिया। दैट मीन्स द नाइट्स एडवेंचर इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब समझ में आया प्रायोरिटी कैसे रखनी है। प्रिंसेस इन पैरल होकर भी क्यों नहीं हुआ टाइटल? क्योंकि ये एक इंसिडेंट है, ये एक इंसिडेंट को शो करता है कि ठीक है वो खतरे में थी, लेकिन उसको बचाया किसने? इसने, नाइट ने, ब्रेव नाइट ने। उसकी विशेषताएं बता रखी है, उसके बारे में भी बता रखा है। आई होप इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब ये तो था फिर भी बहुत ईजी लेवल का एग्जाम्पल जिसमें हम ऑप्शंस अच्छे से एलिमिनेट कर पाए। अब हम और एग्जांपल्स धीरे धीरे समझेंगे जिसमें आपको एलिमिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये भी इजी लेवल के ही, आप आराम से कर लोगे इनको टैकल। चलो देखते हैं। द periodic table is a comprehensive chart that lists all known chemical elements. Each element is represented by its atomic number and properties. Okay, appropriate passage का टाइटल बता दो। periodic table में क्या है? periodic table क्या है? comprehensive chart है जिसमें chemical elements, एक कीवर्ड ये, एक कीवर्ड ये, ठीक है, और हर एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को। अब टाइटल पे आ जाओ। केमिस्ट्री बेसिक्स, केमिस्ट्री बेसिक्स का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, तो वैसे एलिमिनेट हो गया। एलिमेंट्स एंड सिंबल्स, ठीक है, एलिमेंट्स है, लेकिन एलिमेंट एक सब कैटेगरी हो गई। सब कैटेगरी इन द सेंस ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। एलिमेंट्स किसके होंगे? पीरियोडिक टेबल के ही तो होंगे। तो हम सेंट्रल आइडिया तो पीरियोडिक टेबल हुआ ना, एलिमेंट्स तो इसके अंदर इसमें इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट है एटॉमिक अरेंजमेंट। एटॉमिक अरेंजमेंट किसका करोगे? एलिमेंट्स का। अभी ये एलिमेंट्स के अंदर है तो सेंट्रल तो अभी भी यही रहा ना। अगर पीरियोडिक किसी चीज के अंदर आ रहा है, जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर आता है, लेकिन केमिस्ट्री बेसिक्स की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, बेसिक वर्ड गलत है, ठीक है। तो इन तीनों में एम्फेसिस किस पे है? पीरियोडिक टेबल पे, बिकॉज ये भी पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन है, ये भी पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन कैन नेवर बी अ टाइटल। टाइटल इज जस्ट अ सेंट्रल थीम, नॉट द डिस्क्रिप्शन। तो इसको तो हम एग्जाम्पल भी कंसिडर कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के एग्जाम्पल बता दिए इन्होंने, उसके फैक्ट्स बता दिए। फैक्ट्स, डिटेल्स, ये सब कभी भी टाइटल नहीं हो सकते। अप्लाई करो चाहे फॉर्मूला। सेंट्रल आइडिया देखो, ये जो एग्जांपल्स है, केमिकल एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर्स, इनको हाइड करो। ऑथर की फील्ड समझो, पीरियोडिक टेबल समझाना चाह रहा है। इग्नोर करो फैंसी वर्ड्स को, ये प्रॉपर्टीज एंड ऑल, ये सब रिप्रेजेंटेड, ये सब इग्नोर करो। कॉम्प्रिहेंसिव इग्नोर करो, फैंसी वर्ड्स इग्नोर करो। क्लियर? ज्यादा मैसेज सा कर दिया ना, कुछ दिख ही नहीं रहा होगा आपको। एक सेकेंड, अब ठीक है।
आई होप इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि चाय फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है हर जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए क्वाइट गार्डन, एक शांत गार्डन में, ठीक है, कलरफुल बटरफ्लाइज फ्लटर फ्रॉम वन ब्लूमिंग फ्लावर टू अनदर, ठीक है, एक फूल से दूसरे फूल पे कलरफुल बटरफ्लाइज ऐसे फ्लटर कर रही है, ओके। देयर डेलिकेट विंग्स, किसके? बटरफ्लाइज। अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे एक चीज बताई थी कि एडजेक्टिव का बच्चे बहुत ज्यादा योगदान होता है किसमें? टाइटल फाइंड करने में, है ना। तो एडजेक्टिव का कैसे होता है? डेलिकेट विंग्स, किसके? किसकी विशेषता बता दी है? डेलिकेट विंग्स है, नाजुक विंग्स है, ये बता दी बच्चे बटरफ्लाइज की, यानी कि बटरफ्लाइज के विंग्स ऐसे हैं। तो मैंने एक चीज क्लियर कर दी थी लास्ट स्लाइड पे कि जहां पे भी ऑथर एडजेक्टिव यूज कर रहा है कहीं ना कहीं सेंट्रल थीम वही बनेगा। तो आपका माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अच्छा एडजेक्टिव तो बटरफ्लाई की बता रहे, तो यानी कि सेंट्रल थीम बटरफ्लाई होगी। क्रिएट अ मेस्मराइजिंग डिस्प्ले ऑफ नेचर्स ब्यूटी, ठीक है। गार्डन सेरेनिटी, ये क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक छोटी सी बात लिखी कि एक शांत गार्डन में, एम्फोसिस इस पे नहीं है, गार्डन का कहाँ डिस्क्रिप्शन दे दिया इन्होंने? नहीं दिया। नेचर्स डांस, यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। अब बच्चे ये दो, फ्लोरल हेवन, हाँ फूलों की सिर्फ इतनी सी बात हुई, फूलों पे कौन? बटरफ्लाइज। सेंट्रल आइडिया किसका जा रहा है? बटरफ्लाइज का जा रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव भी उसके लिए यूज हुआ है। आई होप क्लैरिटी मिल रही होगी, जो जो चीजें मैं सिखा रही हूँ सब अप्लाई कर रहे होगे आप लोग। नेक्स्ट देखो, in the depths of the Amazon rainforest, an uncharted river flows silently through the dense foliage. Explorers, foliage क्या होता है? foliage होता है पत्तियां, यानी कि leaves, leaf, ठीक है। Explorers who have ventured into this mysterious wilderness have encountered remarkable species of plants and animals never seen before. The journey to uncover of this remote river is fraught with danger and adventure. ये एक अच्छे लेवल का पैसेज है, इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बिकॉज इसमें एग्जाम्पल में भी फंसाएगा एग्जामिनर। तो चलिए अच्छे से फाइंड करते हैं ध्यान से। सबसे पहली चीज, आई लीव अ मिस्ट्रीज, ये तो गलत ही है, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। बचे 3 सी, देखो लॉस्ट इन द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में क्या लॉस हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, लॉस्ट की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, तो ये भी कॉन्टेक्स्ट से अलग है, तो हमने कॉन्टेक्स्ट से अलग चीज एलिमिनेट कर दी। अब बचा अनरेवलिंग द अमेजोन एनिग्मा, और डी है अमेजोन्स हिडन ट्रेजर। अब इनमें से सिलेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, यही फंसते हो एग्जाम में भी, आई नो यही दिक्कत होती है। तो ध्यान से देखो, ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, ओके, एक्सप्लोरर्स ने फाइंड किया क्या क्या, जो प्लांट्स और एनिमल्स है उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे, जो एक्सप्लोरर्स उन्होंने मिस्टीरियस वाइल्डरनेस एनकाउंटर की है। ये जर्नी थी किस लिए? अनकवर करने के लिए ऑफ दिस रिमोट रिवर इज फ्लोट, जो ये रिवर एडवेंचर और डेंजर से भरी है, इसको अनकवर करने के लिए, इस सीक्रेट को, इस मिस्ट्री को रिवील कर दिया गया एक्सप्लोरर्स ने, पहले ये अनरिवील थी, ठीक है। अमेजोन्स का हिडन ट्रेजर है, मान ली बात, अप्लाई करो चाय फॉर्मूला। सबसे पहले हमने आई इग्नोर कर दिया, किसको? ये एग्जांपल्स को, लॉस्ट इन रेन फॉरेस्ट एंड ऑल, ठीक है। एच हाइड, जो एग्जांपल्स वगैरह होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो सब हमने हाइड कर लिए। सी सेंट्रल थीम, सेंट्रल थीम जा रही है कि एक जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसमें एक रिवर है जो एक्सप्लोरर्स ने पता किया है उसकी मिस्ट्री के बारे में, यानी कि यहाँ पे मिस्ट्री फाइंड हो चुकी है। ऑथर की फील ये है कि अब वो अनकवर हो चुकी है, सीक्रेट रिवील हो चुका है, ठीक है। तो ऑथर की फील समझ में आ गई, सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया। अब दिक्कत आती है कि ये तो एक फैक्ट हो गया ना, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, अमेजोन्स हिडन ट्रेजर्स, अमेजोन्स के हिडन ट्रेजर्स है, हाँ ठीक है, लेकिन क्या पैसेज सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ उनके मिस्ट्रीज है? उन्होंने ये बोला कि मिस्ट्री को अनकवर किया गया है, दिस वर्ड इज सुपर इंपॉर्टेंट। अनरेवलिंग, अनरेवलिंग का मतलब क्या होता है? रिवील कर देना, अनरेवलिंग द अमेजोन्स एनिग्मा, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, ऑथर ने बताया है कि एक्सप्लोरर्स ने यह चीज रिवील कर दी है, अनरेवलिंग कर दी गई है इस चीज की। और ये डी बता रहा है एक फैक्ट कि अमेजोन में हिडन ट्रेजर्स हैं, जो कि सही है, हम इस चीज से नेग्लेक्ट नहीं कर रहे कि नहीं है, लेकिन पैसेज का एसेंस क्या है? एसेंस तो ये है ना कि वो ये बताना चाह रहा है कि भाई ये जर्नी अनकवर हो चुकी है, दैट्स वाई इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि कंप्रीहेंशन comes only with practice, only with practice। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये दिक्कतें रहेगी, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, पर्सनल ट्यूटर से पढ़ रहे हो, कुछ भी कर लेना, बट यार अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो इंग्लिश नहीं हो सकती। इंग्लिश और मैथ्स का मैं हमेशा बोलती हूँ सेम चीजें हैं, सेम अप्रोच यूज होती है दोनों में। इट्स दिस ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथ्स में भी आप लेक्चर ले लो गगन सर के, आदित्य सर के, कितने भी ले लेना, बट वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी जब तक खुद नहीं करोगे। ऐसे कंप्रीहेंशन का है कि आप यहाँ से अप्रोच सीख सकते हो, एलिमिनेशन ट्रिक सीख सकते हो, बट आपको अप्लाई खुद ही करना पड़ेगा, ओके।
चलिए, अब हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज थीम ऑफ द पैसेज। इसमें हम सीखेंगे कि हम किसी भी पैसेज की थीम कैसे पता लगा सकते हैं। टाइटल क्या होता है? बस एक छोटा सा नाम, एक छोटी सी हेडिंग, लेकिन थीम थोड़ा सा ना डीप होता है, एक फीलिंग वाला होता है। थीम बेसिकली क्या होता है? राइटर का मैसेज होता है। इसमें हम अच्छे से सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास विद अ शॉर्ट प्रेयर। Dear God, help us stay focused and peaceful. Give us the patience to understand what we read and the wisdom to learn something meaningful today. चलिए बिगिन करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम थीम का एक मीनिंग समझ लेते हैं कि थीम होता क्या है। थीम मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कि ये पैसेज हमें क्या समझाना चाहता है। थीम इक्वल्स टू मैसेज। थीम इक्वल्स टू मैसेज। ये पैसेज हमें क्या समझाना चाहता है, क्या मोरल वैल्यू है इसके पीछे, क्या बताना चाहता है। ठीक है, ऑथर का मीनिंग समझेंगे हम आज। बस ये वीडियो देख लेना, इसके बाद कभी भी थीम का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, कभी भी नहीं। ठीक है, और इस वीडियो के बाद हम थीम, टोन और टाइटल तीनों की मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलो सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं जो हमने कल पढ़ा था। बिकॉज सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है मैम, टाइटल और थीम में हमें आज तक अंतर ही नहीं पता चला। हमें तो टाइटल भी वही लगता है एंड थीम भी वही लगता है, होता है यही। तो चलिए आज हम सबसे पहले यही कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो जब आप टाइटल का एक छोटा सा पॉइंट करेंगे हम टाइटल को देखते हुए कि व्हाट, टाइटल क्या है। लेकिन थीम में हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट मैसेज, क्या संदेश दिया है इसने, इस पैसेज का मैसेज क्या है, दैट इज थीम। टाइटल एक हेडिंग होती है। क्या होती है? हेडिंग। यूजुअली ये लगा लो 2-4 वर्ड्स की, छोटा सा होता है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से बताया था कि कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है, कोई लॉन्ग नहीं है, एकदम शॉर्ट होता है। जबकि जो थीम है आपकी लॉन्ग होती है, लॉन्ग मे बी 1-2 लाइन्स। और ये ऐसा नहीं है कि भाई मतलब बस एक लिख दिया इतना सा, वही है। शॉर्ट नहीं है, काफ़ी लॉन्ग है। काफ़ी इन द सेंस कि हमें वो एसेंस मिल जाना चाहिए पैसेज में, जो ऑथर सिखाना चाहता है ना, वो लाइन अगर हमारी पकड़ में आ गई ना, वही थीम होती है। सो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि थीम बेसिकली क्या होता है। राइटर का एक मैसेज होता है कि ऑथर क्या सीख देना चाहता है, दैट इज योर थीम। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लाइन सबने सुनी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका टाइटल बता दो और इसकी थीम भी बता दो। अब यहाँ डिफरेंस क्रिएट होगा। टाइटल हो जाएगा इसका ऑनेस्टी, बस खत्म। टाइटल होता है 2 से 4 वर्ड्स मैक्सिमम, बस यानी कि एकदम शॉर्ट लिख दिया हमने, ऑनेस्टी, खत्म है। इसमें हम डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे भाई हमने इस लाइन से क्या सीखा है। लेकिन थीम में आपको क्लियर करना पड़ेगा मैसेज, क्लियर करना पड़ेगा इसके पीछे का मोरल क्या है। ठीक है, दैट मीन्स ऑनेस्टी गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। बेस्ट पॉलिसी है। बेस्ट पॉलिसी क्यों है? अब ये जो बेस्ट पॉलिसी वर्ड था ना, इसमें ऑथर ने थीम बताते टाइम क्या कर दिया, इसको ही डिस्क्राइब कर दिया। यही आपकी थीम होती है कि आप उस चीज को एकदम अच्छे से खोल के रख देते हो कि भाई ये कंक्लूजन है। और एक चीज और बता देती हूँ कि जो मोस्टली थीम मिलेगी ना आपको, टाइटल तो भाई क्या होता है, पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा एकदम कोर, बार बार जो वर्ड रिपीट हो रहा है, स्पेसिफाई दिख रहा है, वो आपका टाइटल होगा। लेकिन थीम में बच्चे आपको क्या करना है, जो पैसेज की लास्ट की 2 लाइन होती है ना, 2 लगा लो, 3-4 लगा लो, हमेशा थीम लास्ट 2-3 लाइन्स में ही मिलती है। नॉट नेसेसरी फॉर मीन्स 100% नहीं, बट येस 95% पैसेजेस में यही होता है कि लास्ट की 2-3 लाइन में आपको थीम मिल जाएगी। बिकॉज ऑथर पहले बिगिनिंग कैसे करता है, एकदम जनरल चीज़ों से ऐसे 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 पूरी स्टोरी वो बताएगा, एंड लास्ट में वो कंक्लूजन देगा ना, जो 2 से 3 लाइन का, वही तो होता है, वही तो आपकी थीम होती है। तो इस एग्जाम्पल से आपके समझ में आया कि भाई ठीक है, ऑनेस्टी हमने बना दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसको जनरलाइज कर दिया, एक स्पेसिफिक चीज को जनरलाइज कर देना ही थीम होती है। ठीक है, पैसेज में जितनी भी स्पेसिफिक बातें थी उसको जनरल कर दो, वही आपकी थीम हो जाएगी। ऑनेस्टी गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। क्लियर? कितनों को ये डिफरेंस अब क्लियर हो गया? चैट में यस और नो लिखना। चलो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। लेट मी चेंज द कलर।
टाइटल होता है 2 से 4 वर्ड्स का, ठीक है। टाइटल में आपको क्वेश्चन पूछना होता है व्हाट, और टाइटल क्या होता है, एक हेडिंग होती है। लेकिन मैसेज 1 से 2 लाइन का होता है एंड आपको उसमें क्वेश्चन पूछना पड़ता है व्हाई, व्हाट मैसेज, क्यों क्यों। जब डेप्थ में चीजें पता करनी है तो डेप्थ में क्वेश्चन भी तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो इसका थीम क्या होता है, थीम का मतलब होता है मीनिंग, मैसेज, क्या पता चला इससे। चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ थीम फाइंड करने के कुछ सिंपल से स्टेप्स। हाउ टू फाइंड थीम। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बस ध्यान से सुन लो यार। एक बार ये वीडियो देख गए ना, आपके पेपर में मतलब कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाउ टू फाइंड थीम, इसके लिए मैं आपको सिखा रही हूँ 3 स्टेप मेथड। 3 स्टेप मेथड, क्लियर है। सो फिंगर काउंट करते हुए बोलो सभी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कौन सा है हमारा, इग्नोर स्टोरी डिटेल्स। इग्नोर स्टोरी डिटेल्स। हमें बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए कि इसमें रितु का नाम लिया है, सपना का नाम लिया है। नाम मैटर नहीं करता थीम में। प्लेस, दिल्ली, हरियाणा, ये सब भी मैटर नहीं करता है। उस लड़की की एज क्या है जो पैसेज में बताई जा रही है, इसका मतलब ये सब चीजें पता है बैकग्राउंड में इन्वॉल्व की जाती है, सेंट्रल आइडिया नहीं होता है। क्या डायलॉग्स मारे जा रहे हैं वो भी मैटर नहीं करता, सब कुछ इग्नोर करना है। जो भी स्टोरी की डिटेल्स होगी, फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में स्कीमिंग बोलती हूँ, यही स्कीमिंग है। सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ऐसे करते चलो, ठीक है। ये जो भी है ना स्टोरी डिटेल्स, नेम, प्लेस, एज, डायलॉग, सब कुछ इग्नोर कर देना। बस मैसेज पकड़ना है। हमारा फोकस कहाँ होगा, मैसेज का। और ये ज़्यादा देर का काम नहीं है। अगर जिसको लग रहा है कि भाई थीम पता करने के लिए पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, इतना इतना एक एक पेज के पैसेज देने लग गए, कैसे क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैंने 2 हैक्स तो बताई दिए। एक तो यही कि 95% थीम कहाँ मिलती है, लास्ट की 3 लाइन में। तो पूरा क्यों पढ़ोगे भाई तुम। और दूसरी यही कि आपको स्टोरी डिटेल्स सब कुछ तो इग्नोर कर देना है, मैसेज पे फोकस करना है। सेकंड स्टेप होगा, अब ये सब कुछ इग्नोर कर दिया, रीडिंग द लास्ट लाइन, रीड द एंडिंग लाइंस। इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। राइटर मोस्टली लास्ट लाइन में ही मैसेज देता है। कोई भी उसको कंक्लूजन देना है या फिर आपको एडवाइस देनी है, ठीक है, या फिर आपको वार्निंग देनी है, सब लास्ट में मिलेगा, लास्ट में ही मिलता है। नाउ ये 2 स्टेप में आंसर नहीं आया तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3, विच इज स्पेसिफिक टू जनरल। अब तक जितनी भी चीजें सिखाई, जितनी भी ट्रिक्स सिखाई ना, सबसे ज्यादा काम ये आने वाली है। इसको स्टार मार्क कर लो, मैं हर पैसेज में इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। 1 2 3, 3 स्टार मार्क कर लो इसको। जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल, इसका मतलब क्या है, थीम का मतलब होता है मैसेज, सेंट्रल आइडिया। तो हमें मेटाफोर पे ध्यान नहीं देना। जो भी चीजें स्पेसिफिक लिखी हुई है ना, हमें उसका भी मीनिंग निकालना है, डीप मीनिंग, कि ऑथर हमें इस लड़की के बारे में क्यों बता रहा है, इससे वो हमें क्या सिखाना चाहता है। ये मोरल वैल्यूज फाइंड करनी होती है, इसीलिए हम स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे इसमें। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ ना तो अभी जो हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे समझा रही थी मैं, क्या बात कर रही थी। अब आपको क्लियर होगा। पैसेज है कि जो ट्री है वो बिना एक्सपेक्टेशंस के हमें देता है, ठीक है। ये लो, ये ट्री है और ये क्या छाया देता है, फ्रूट्स देता है, ऑक्सीजन देता है, कितनी सारी चीजें देता है। तो टाइटल इसका क्या हो जाएगा कि द जेनरस ट्री, ठीक है भाई, समझ में आ गया। टाइटल तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, अगर डाउट ही नहीं होगा। अब थीम में आप कंफ्यूज हो गए कि मैम सेल्फलेस गिविंग इज ट्रू जेनरसिटी, यहाँ तो ट्री नाम का वर्ड ही नहीं लिखा आपने, फिर ये कैसे थीम बना दी। मैसेज तो ट्री का दिया जा रहा है पूरे इसमें, फिर भी ट्री नहीं आया है, यही डाउट है ना। तो इसके लिए ध्यान से सुनो कि ट्री जो है वो सेल्फलेस गिविंग है, सेल्फलेस गिविंग है ट्री। पैसेज में ट्री की बात नहीं हो रही है, ट्री यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा, ट्री यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा, यानी कि वो हर चीज के लिए यूज किया जा रहा है। इवन इफ कुछ भी है, जैसे कि कोई इंसान भी अगर किसी को कुछ ऐसे दे रहा है फ्री में तो वो सेल्फलेस है। क्या है वो, सेल्फलेस है। तो इसका क्या मतलब है, कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे सेल्फलेसनेस की बात हो रही है, ना कि ट्री की। ट्री यहाँ पे मेटाफर है, टाइटल में हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन जब थीम की बात आएगी तो हमें डीप मीनिंग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डीप मीनिंग निकालना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको एकदम क्राइस्टल क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड थीम। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स है।
फर्स्ट क्या बताया मैंने कि इग्नोर करनी है स्टोरी डिटेल्स, चाहे वो डायलॉग्स हो, किसी का नाम हो, जगह हो, एज हो, कुछ मैटर नहीं करता, सब कुछ इग्नोर कर देना। सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए कि मैसेज क्या मिल रहा है इस पैसेज से। एंड सेकंड है रीड द एंडिंग लाइंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 95% पैसेज में जो थीम होती है वो लास्ट की 2 से 3 लाइन में मिलती है, बिकॉज जो ऑथर है वो उसको सम अप करता है पैसेज को कंक्लूजन, एडवाइस, वार्निंग के साथ वहां पे, ठीक है। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्वर्ट स्पेसिफिक एग्जांपल्स इनटू जनरल ट्रूथ। ये चीज मैंने आपसे ट्री मेथड से क्लियर कर दी कि जैसे ट्री है, ट्री का मतलब ये नहीं है कि वो ट्री के लिए ही यूज हो रहा है, ठीक है, वो एक कैरेक्टर को शो कर रहा है। इसके अलावा हम इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि सपना स्टडी डेली, ठीक है, एंड मतलब उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है ऐसे ऐसे कि ठीक है वो पढ़ रही है ये वो। तो इससे अगर हम जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो स्पेसिफिक मैंने एक लड़की का नाम ले दिया, सपना ले लो, श्वेता ले लेते चलो, ठीक है, एक लड़की का मैंने नाम ले दिया कि वो डेली पढ़ती है, उसको सक्सेस मिल गई, उसका ये हो गया, ये सब चीजें हैं। तो जब हम इसकी थीम बनाएंगे ना, तो थीम में ना तो लड़की का नाम, ना उसकी एज, ना उसके बैकग्राउंड डिटेल्स जो भी होते हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, उसको सक्सेस मिली क्योंकि वो हार्ड वर्क करती थी, तो इससे हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि उसमें ऐसे वर्ड मेंशन है कि वो डेली पढ़ रही थी ये और वो। तो उसकी जो थीम बनेगी ना, वो ये बनेगी कि कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स सक्सेस। क्या बनेगी? कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स सक्सेस। कंसिस्टेंट रही वो, इसीलिए उसको सक्सेस मिली, ये थीम हो जाएगी। अब इसको पढ़ के लगेगा कि अरे श्वेता के बारे में तो कोई भी बात नहीं हो रही यहाँ पे, बट सच्चाई यही है कि थीम का मतलब होता है कि जो स्पेसिफिक चीज है उनको जनरलाइज कर दो। अब हम एग्जाम्पल्स पैसेजेस स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपको जो अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी ना, बस इसके बाद आपको कभी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। पैसेज देखो, स्किमिंग करना सिखाया था आपको, ये तो बहुत छोटा पैसेज है, जल्दी कर दोगे, 20 सेकंड का टाइम है, करो, ठीक है। रितु, स्मॉल गार्डन में forget to check if plants needed care. The plants grew healthier and began to bloom beautifully. Her family praised her dedication. लास्ट की 2 लाइंस देखना, यहाँ तक तो छोटी छोटी डिटेल्स दे दी है, सारा बैकग्राउंड डिटेल्स था, बैकग्राउंड डिटेल्स। अब यहाँ से उसके बारे में वर्ड्स आने स्टार्ट हुए, हमें कीवर्ड्स मिलने स्टार्ट हुए कि उसके डेडिकेशन और पेशेंस के लिए उसकी फैमिली ने प्रेज किया। रितु ने रियलाइज़ किया कि जो रेगुलर एफर्ट है, यानी कि कंसिस्टेंसी की बात आ गई यहाँ पे, रेगुलर एफर्ट है, चाहे वो स्मॉल ही क्यों ना हो, इससे क्या होता है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। लास्ट की 2 लाइन्स में 95% पैसेजेस में आंसर मिलेगा, बताया था। अब ऊपर की लाइन भी आपने पढ़ी है, क्या समझ में आया ऊपर की लाइन से? कि ठीक है, उसको पौधों में पानी डालना पसंद था, उसके पास एक छोटा सा गार्डन था और उस काफ़ी ज़्यादा केयर करती थी, प्लांट्स ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ठीक है, ये सारी तो बैकग्राउंड डिटेल्स हो गई ना। बट व्हाट्स मैटर हेयर कि उसने ये मैसेज देना चाहा, पूरा पैसेज पढ़ के आपके मन में यही आना चाहिए कि हमें क्या सीखने को मिला, कि डेडिकेशन और पेशेंस और जो रेगुलर एफर्ट है उसकी वजह से रिजल्ट क्या होते हैं, अच्छे आते हैं। अब पहला ऑप्शन गलत क्यों है? प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो, सनलाइट जैसा वर्ड ही नहीं आया है, इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। थर्ड देखो, चिल्ड्रन शुड हेल्प एट होम, हेल्प के लिए तो आप कुछ और भी काम कर सकते हो, इस पैसेज में तो सिर्फ गार्डनिंग, वाटरिंग इसको एम्फेसाइज किया गया है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, गार्डनिंग मेक्स पीपल हैप्पी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, ये तो एक साइड बात हो गई। ठीक है, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वो इसीलिए नहीं कर रही थी, वो उसके डेडिकेशन के लिए, उसके रेगुलर एफर्ट्स मारने के लिए उसको कर रही थी। आया समझ में? तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन साइड पॉइंट है, इसीलिए हम इसको नहीं लिख सकते। तो सबसे करेक्ट यूनिवर्सल मैसेज क्या लग रहा है? यूनिवर्सल मैसेज, स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स लीड टू बिग रिजल्ट्स। डेली की डेली कंसिस्टेंटली आप जब एफर्ट मारते हो, उससे रिजल्ट बड़े आते हैं। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। पैसेज को फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? स्किम करेंगे और इग्नोर करेंगे जो भी उसकी पर्सनल डिटेल्स होगी उनको। एंड सेकंड स्टेप क्या बताया था? लास्ट की 2 लाइंस में हम थीम ढूंढेंगे। थर्ड स्टेप क्या बताया था? जनरलाइज कर देंगे चीज़ों को, स्पेसिफिक चीज़ों को जनरल बना देंगे। 1 2 3, चलो 3 स्टेप फॉर्मूला लगाओ। इन अ विलेज मीटिंग एवरीवन कंप्लेंट अबाउट द डर्टी स्ट्रीट्स, ठीक है, सब कंप्लेंट कर रहे थे डर्टी स्ट्रीट्स के लिए। मैनी पीपल ब्लेम, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। एक वुमेन थी, क्वाइटली उस एरिया को साफ करना स्टार्ट कर दिया सबके सामने। फ्यू चिल्ड्रन, कुछ लोगों ने उसको, बच्चों ने नोट किया और उसको ज्वाइन किया।
एक हफ्ते बाद क्या हुआ, सब विलेजर्स, बहुत ज़्यादा विलेजर्स ज्वाइन हो गए। इससे क्या हुआ, वो स्ट्रीट क्लीन हो गई। पीपल रियलाइज दैट द चेंज ब्रिंग्स विद अ सिंगल स्टेप, नॉट विद आर्ग्यूमेंट। पैसेज स्किम कर लिया, स्टेप 1 डन। क्या समझ में आया पैसेज से कि एक विलेज की मीटिंग हुई थी, उसमें सबसे पहले सब ऐसे ही लगे हुए थे कंप्लेंट करने की देखो कितनी गंदी गलियां है, ये वो, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि तुम कचरा यहाँ डाल देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो। एक ओल्ड वुमेन ने इनिशिएटिव लिया, खुद उस एरिया को साफ करने लग गई। इससे कुछ बच्चे ज्वाइन हुए, फिर कुछ और गांव वाले बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए। इससे क्या हुआ, वो जो स्ट्रीट थी ना, जो बहुत डर्टी स्ट्रीट थी, वो क्लीन हो गई। तो लोगों ने रियलाइज किया कि यार आर्ग्यूमेंट करने से क्या होता, एक दूसरे को ब्लेम करने से क्या होता, कुछ नहीं। चेंज कैसे आया, स्टेप लेने से आया। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, हमने ये जितना भी बैकग्राउंड था ना कि ब्लेम वगैरह ये सब इग्नोर कर दिया। फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप, लास्ट की 2 लाइन हमने पढ़ी, लास्ट की एक लाइन में हमें आंसर मिल गया। पीपल रियलाइज दैट चेंज ब्रिंग्स विद अ सिंगल स्टेप, नॉट विद आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, थर्ड स्टेप, जनरलाइज कर दो अब इस बात को। हालांकि ये जो ऑथर है इसने लास्ट लाइन जो है वो जनरल स्टेटमेंट में ही लिखी है। चिल्ड्रन शुड लिसन टू एल्डर्स, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक बात लिखी हुई है, जनरल नहीं है ये, क्योंकि चिल्ड्रंस ने फॉलो किया था इसको। विलेजर्स मस्ट अटेंड मीटिंग्स रेगुलरली, क्या ऑथर का फोकस यहाँ पे मीटिंग पे था? सारी मीटिंग की तो बस एक ये बात हुई कि हाँ मीटिंग हुई थी, उसके बाद जितनी भी बात है सारी सफाई को लेकर है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। स्ट्रीट्स रिमेन डर्टी विदाउट रूल्स, रूल्स की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, रियल चेंज स्टार्ट्स व्हेन समवन टेक इनिशिएटिव। उस ओल्ड वुमेन ने आर्ग्यूमेंट करने की जगह इनिशिएटिव लिया, वहां से रियल चेंज स्टार्ट हुआ, और लास्ट लाइन में हमें आंसर मिल गया था। ठीक है, आई होप अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर नहीं है ना तो एक लास्ट बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, सीजीएल मेंस में आया हुआ, इसको करके दिखाओ। देखो साथ मिलके करते हैं। स्टेप 1, 3 स्टेप फॉर्मूला लगाएंगे, स्किमिंग करेंगे। स्टेप 1 में इग्नोर कर देना उसका नाम, प्लेस, जगह, जो कुछ भी है, बैकग्राउंड डिटेल्स को इग्नोर कर देना। सेकंड स्टेप आपको क्या बताया है कि इग्नोर कर दिए सारी चीजें। इसके बाद आपको थर्ड स्टेप में तो जनरल स्पेसिफिक को जनरलाइज करना है। सेकंड स्टेप क्या लिखवाया था, लास्ट की 2 लाइंस, हाँ ठीक है, लास्ट की 2 लाइन में आंसर मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। इग्नोर बैकग्राउंड डिटेल्स, एक स्मॉल विलेज था, इग्नोर करते हैं। एट द बेस ऑफ माउंटेन, ठीक है, एक यंग गर्ल थी जिसका नाम था मायूरी, उसका ड्रीम था कि डिस्टेंट पीक पे उसको पहुंचना है। ठीक है, बहुत सारे विलेजर्स ने उस पर डाउट किया था, लेकिन उसने डिफिकल्टी में भी, ऐसे हार्श वेदर में भी काफ़ी सेटबैक्स देखे, फिर भी उसने इनिशिएटिव लिया, और उसने ईच स्टेप शी टुक वाज ड्राइवन बाय हर अनवेवरिंग होप और डेटर्मिनेशन। यहाँ पे उसके डेटर्मिनेशन और होप की बात हो रही है। कुछ महीनों बाद इतनी सारी हार्डशिप देखने के बाद भी stood at the summit, gazing out at the vast world below. Her journey showed the villagers that with courage and persistence. लास्ट की 2 लाइन, उसकी ये जर्नी सारा बैकग्राउंड हो गई, ठीक है, जिसको हमें इग्नोर करना है, ये कभी भी थीम नहीं हो सकती बैकग्राउंड। लास्ट की 2 लाइन देखो, हर जर्नी शोड दैट द विलेजर्स दैट विद करेज एंड परसिस्टेंस, यानी कि बहादुरी, हिम्मत और परसिस्टेंस से इवन द टॉलेस्ट माउंटेन कैन बी कन्क्वेयर्ड। अब यहाँ पे जो माउंटेन लिखा हुआ है ना, ये एक मेटाफर है। यहाँ पे माउंटेन का मतलब माउंटेन नहीं है, माउंटेन का मतलब हार्डशिप्स है, कोई भी मुसीबत है, मुश्किल है, जो कुछ भी है उसके लिए माउंटेन वर्ड यूज किया गया है। कि अगर हम हिम्मत से काम लेते हैं, बहादुरी से काम लेते हैं, ठीक है, समझदारी से काम लेते हैं, तो जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उन पर भी विजय पाई जा सकती है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेंडशिप की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी दोस्ती थी लड़की के साथ, किसी की भी नहीं, फ्रेंडशिप तो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज है। लाइफ इन ए स्मॉल माउंटेन विलेज, माउंटेन विलेज की लाइफ थोड़ी ना बताइए, वो लड़की पे फोकस है उसका, लड़की ने क्या क्या किया। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स वंडर, नेचर जो है ये बैकग्राउंड है कि माउंटेन्स वगैरह थे, बट यहाँ पे नेचर को एम्फेसाइज नहीं किया गया है। यहाँ पे लास्ट की 2 लाइन में देखो, करेज एंड परसिस्टेंस, यहाँ पे करेज की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि लड़की के पीछे मतलब इतनी वो चीजें थी, दिक्कतें थी, फिर भी उसने ये सारे ऑब्स्टेकल से ओवरकम किया। किस वजह से किया, क्योंकि वो करेजियस थी। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप अब आपको थीम में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि आपको समझ में आया, उसके लिए आपको ये पैसेज खुद सोल्व करना पड़ेगा। दिस इज योर होमवर्क, नाउ इट्स योर टर्न, मुझे ये प्रूफ देने के लिए कि हाँ मैम हमें समझ में आया है आपका पढ़ा हुआ, है ना, ये भी ज़रूरी है ना, अब मैं कैसे मान लूँ।
ठीक है। सो आपको कमेंट में जवाब देना है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, और जिसका बेस्ट आंसर होगा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके जो लिखेगा कि और ऑप्शंस क्यों नहीं है, वो सब चीज़ें, इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताया उसके बेस पे आपने किया है, या बस अरे इसका तो यही होगा और तो कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहे, बस इतना सा आंसर दे रहे हो। तो इससे मुझे आपकी क्लैरिटी चाहिए कि समझ में भी आया है या बस ऐसे ही। इसीलिए जो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगी। सो लेट्स सी किसकी थीम सबसे बेस्ट, किसकी थीम की सेंस सबसे बेस्ट है। नाउ लेट्स एंड द सेशन हेयर। मिलते हैं कल की क्लास में। कल मैं आपको रिटोरिकल डिवाइसेस करा दूंगी, या फिर सीबीएसई के हम पैसेजेस करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी आपकी चॉइस होगी वो करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हरे कृष्णा एवरीवन।